हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्रीज के बारे में कि बीएसटीज क्या होते हैं, हमको किन किन प्रिंसिपल्स का और रूल्स का ध्यान रखना चाहिए किसी भी बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करने के लिए, बाइनरी सर्च ट्रीज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों बाइनरी सर्च ट्रीज बहुत ज्यादा बेटर हैं एरेज से, बाइनरी सर्च ट्रीज की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बीएसटीज के साथ में क्या प्रॉब्लम एसोसिएट है। फिर हम ये भी देखेंगे कि बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है और अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, और अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर हम डिटेल में समझेंगे क्या उसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं बीएसटी के, और उसके बाद हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे अपने इंसर्ट, लुकअप एंड रिमूव मेथड का बीएसटी के अंदर। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बीएसटी का, बाइनरी सर्च ट्री का पूरा फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, बड़े गौर से देखें और हर एक स्टेप को अपने आप भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइमली आपके पास आते रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन है जो हमें इसके अंदर एड ऑन करना है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आप हमसे जितना इंटरेक्टिव होंगे उतनी ज्यादा बेटर हमारी वीडियोस बनती जाएंगी और आपके लिए उतना बेटर ये कोर्स प्रिपेयर होता जाएगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग विद अस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बाइनरी सर्च ट्रीज होते क्या हैं। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बाइनरी ट्रीज के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने वो पिंड कमेंट के अंदर डाल दिया, आप उस वीडियो को जरूर देखें यहां पर, जिससे आपका फाउंडेशन वहां से जो बन के आया है वो यहां पर हम इंप्लीमेंट कर सकें। तो फिर भी इन शॉर्ट समरी कर देते हैं। बाइनरी ट्री क्या होता है? जिसके अंदर आइदर 0, आइदर 1 और 2 चाइल्ड हो, इससे ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते हैं। ये 3 चाइल्ड इसमें अलाउड नहीं है, ये बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है, ये चीज हमने वहां पर देखी थी। अब बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमारे पास में क्या होता है? सेम रूल्स होते हैं जो बाइनरी ट्री के अंदर होते हैं कि इसके अंदर आइदर 0, 1 या 2 मैक्सिमम ये चाइल्ड्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। यानी कि ये भी एक बाइनरी ट्री है, ये भी एक बाइनरी ट्री है एंड इसके बाद में ये भी एक बाइनरी ट्री है। ठीक है ना। एंड अगर इसके अंदर हम फ्यू रूल्स अगर अप्लाई कर देते हैं, कुछ एडिशनल रूल्स और अप्लाई कर देते हैं, तो ये बाइनरी सर्च ट्री बन जाता है। तो वो क्या रूल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी भी बाइनरी ट्री को बीएसटी बनने के लिए एक पहला रूल तो ये अपनाना पड़ता है कि जो भी हमारे पास में नोड है, ठीक है, इसके लेफ्ट जो चाइल्ड बनेगा वो हमेशा इससे छोटा बनेगा। पहला एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल। दूसरा रूल ये है कि जो इसका राइट चाइल्ड होगा वो हमेशा नोड से बड़ा होगा। कहने का मतलब ये, अगर मेरे पास यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर हमेशा 10 से छोटी वैल्यू आएगी। लेट्स से यहाँ पर 9 आएगी। ठीक है ना। कभी भी 10 से बड़ी नहीं हो सकती लेफ्ट साइड के अंदर। और जब राइट साइड में हम देख रहे हैं तो हमेशा ही वो 10 से हमारी बड़ी रहेगी। तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? 11 आ सकती है। ठीक है ना, या उससे बड़ी आ सकती है। यहां पर इससे हमेशा 10 से हमेशा छोटी आएगी। ये बात समझ में आ गई? तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल यही है किसी भी बाइनरी ट्री को बीएसटी बनाने का, कि उसका लेफ्ट चाइल्ड हमेशा नोड से छोटा होता है, मींस रूट से छोटा होता है, और जो उसका राइट चाइल्ड होता है उस नोड के से बड़ा होता है। ये बात समझ में आ गई? चलो थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर और फर्दर बताते हैं। सेकंड पॉइंट जो ये कहता है वो ये कहता है, थोड़ा मैं बीएसटी, इस वाले बीएसटी को यूज कर लेते हैं जो हमने यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो पेरेंट नोड है उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो हमेशा उससे छोटा होगा और राइट चाइल्ड जो है हमेशा उससे बड़ा होगा। ये बात क्लियर समझ में आ गई? दूसरा जो रूल आता है वो रूल ये आता है कि जो ये सब ट्री है, ठीक है, एक और सब ट्री जो ये है, ये दोनों सब ट्री बीएसटी का फर्स्ट रूल फॉलो करें। फर्स्ट रूल का मतलब कि यहां पर भी जो चाइल्ड बन रहा है वो उसका भी जो लेफ्ट चाइल्ड है वो लेस होना चाहिए और जो राइट चाइल्ड है वो ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रॉपर्टी है थ्रू आउट द ट्री फॉलो होगी, नीचे से लेके ऊपर तक, कहीं तक भी आप चले जाओ हमेशा ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी कि जो भी मेरी नोड होगी उसका लेफ्ट चाइल्ड हमेशा छोटा होगा और जो उसका राइट चाइल्ड है वो हमेशा ग्रेटर होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये चीज नोड के साथ भी एप्लीकेबल है और उसके नीचे वाले सब ट्रीज के साथ भी एप्लीकेबल है। ये चीज क्लियर हो गई? तो इन शॉर्ट अगर हम एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, लेट्स से रूट नोड मेरे पास में हो गई y, इसका लेफ्ट के अंदर जो एक चाइल्ड हो गया वो हो गया x, और जो इसके राइट में चाइल्ड हो गया वो हो गया z। ठीक है, तो एक रिलेशन जो बनेगा वो क्या होगा? x विल ऑलवेज लेस देन y एंड y इज ऑलवेज लेस देन z। ठीक है,
ये रिलेशन समझ में आ रहा है? तो कोई भी नोड के ऊपर ये वाला रिलेशन हमेशा ही वर्क करना चाहिए। अगर ये कहीं पर भी हमारा ब्रेक हो रहा है तो हम इसको BST बाइनरी सर्च ट्री नहीं कहेंगे। यहां पर हम एकदम क्लियर हो गए इस बात के अंदर। अच्छा जी, अब इसके अंदर थोड़ा सा और फर्दर देखते हैं। अब जैसे तुम ये देख रहे हो, अगर मुझे इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कुछ भी फाइंड आउट करना है, लेट्स से मुझे इसके अंदर 30 फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, वो फिलहाल इसके अंदर है नहीं, हम देख सकते हैं। बाकी अगर 30 फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं रूट नोड पर जाऊंगा, रूट नोड पर जाके पूछूंगा कि क्या भाई आप 30 से बड़े हो या छोटे हो। वो कहेगा कि मैं बड़ा हूं, तो यानी कि वो कहां पर जाएगा 30 को ढूंढने के लिए? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें पता है जो एलिमेंट होगा वो होगा तो 30 इसी साइड में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फर्दर हम जाएंगे 34 पर पहुंच जाएंगे। 34 पर पहुंच के पूछेंगे क्या 30 इज लेस देन 34? अगर लेस देन है तो लेफ्ट में जाएंगे, अगर ग्रेटर है तो बड़े में। अभी इस केस के अंदर 30 लेस देन है तो हम इससे यहां पर जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट में जाएंगे। यहां पर जाके देखेंगे 10 से पूछेंगे भाई 10 क्या आप 30 से बड़े हो या छोटे हो? तो 10 इज लेस देन 30, तो हम इसके राइट में जाएंगे। राइट के अंदर तो है नल, क्योंकि यहां पर कोई नोड है ही नहीं, तो यानी कि हम उस पोजीशन तक पहुंच गए जहां पर हमें नल मिला है, ठीक है। और पूरा हमने रास्ता जो है उसका, ये पूरा ट्रैक है हमारा, ये हमने फॉलो कर लिया है और पूरे ट्रैक के अंदर हमको 30 नहीं मिला है। इन दिस केस हम ये गारंटीड कह सकते हैं कि जो 30 है वो मेरे इस ट्री के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये मैं गारंटीड कह सकता हूं, क्योंकि मैं एक ह्यूरिस्टिक वे में एक इंफॉर्मेशन के साथ में जा रहा हूं कि अगर मेरा एलिमेंट मिलेगा तो वो ट्री में इधर ही मिलेगा, वो राइट साइड में कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक आप चीज देख पा रहे हो कि मैं राइट साइड को सर्च ही नहीं करूंगा, तो यानी कि मेरे जो सर्चिंग एलिमेंट हैं वो मेरे रिड्यूस हो गए। मैंने ये वाले एलिमेंट्स चेक ही नहीं करके देखे, ठीक है। और जो मैंने सिर्फ देखा तो एक पर्टिकुलर पाथ ही करके देखा है बस ट्रैवर्स, और उसके अलावा मैंने कुछ ट्रैवर्स भी नहीं करके देखा। ये बात क्लियर हो गई? तो कहने का मतलब ये है कि हम इसी ट्रैक पर जाएंगे और अगर हम लास्ट में नल पर पहुंच जाते हैं तो यानी कि हमारी सर्च यहां पर कंप्लीट हो गई है, और हमें अगर वो आइटम नहीं मिला है तो यानी कि वो आइटम गारंटेड है कि नहीं है, ठीक है। लेट्स से अब हमें फाइंड करना है यहां पर 34, लेट्स से 40 करना है। हमें इस बार क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को। अगर मुझे 40 करना है, मैं 40 के साथ में 70 को कंपेयर करूंगा, ये कहेगा लेफ्ट में जाओ, मैं लेफ्ट में चला गया। 34 से मैं कंपेयर करूंगा, क्या 34 इज क्या है, लेस है या ग्रेटर है? 34 इज लेस देन 40, तो यानी कि राइट साइड में ही मिलेगा, तो मैं इधर जाऊंगा और मेरे को मेरा एलिमेंट मिल गया, मैं इसको रिटर्न कर दूंगा इजीली। 2 स्टेप के अंदर, 1 स्टेप यहां पर, सेकंड स्टेप के अंदर मेरे को यहां पर डेटा मिल गया, दैट्स इट। अगर यही केस मेरे पास में एरेज के अंदर होता, एरेज के अंदर मैं यहां पर ये सारे एलिमेंट डालता, लेट्स से 70, 34, 10, 40, 80, 75 एंड 90, तो इस केस के अंदर अगर मुझे 40 फाइंड आउट करना होता तो मैं 1 बाई 1 बाई जाता और उसके बाद एलिमेंट को ढूंढता। हो सकता है ये एलिमेंट मेरे पास में यहां पर होता, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर मेरे पास में जो सर्च का टाइम होता वो ऑर्डर ऑफ n होता, बट इस केस के अंदर हमारे पास में जो टाइम है वो कुछ कम है एज कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ n, और वो कितना कम है जरा वो एनालाइज कर लेते हैं। बाइनरी ट्री को पढ़ते टाइम पर हमने ये देखा था कि हमारे पास में हर लेवल के साथ एक रिलेशन है, यानी कि इस लेवल पर कितनी नोड्स होंगी, 2⁻0 होंगी। इस लेवल पर कितनी होंगी हमारे पास में नोड, 2⁻1, और इस रेंज पर होगी 2⁻2। ऐसे करते करते हमारे पास में जब h हाइट होगी, मेरे पास में लेट्स से h हाइट होगी, तो उस टाइम पर कितनी नोड्स होंगी, 2⁻h-1, इतनी मेरे पास में यहां पर नोड्स होंगी। फिर हमने एक रिलेशन निकाला था कि हमने h लिया था और यहां पर करा था 2⁻h-1, फिर उसके बाद में हमने दोनों साइड log लिया था टू द बेस 2, और यहां पर एक रिलेशन निकाला था h, यानी कि जब हमारे पास में log h की हाइट तक, log h इतनी डेप्थ तक हम जाएंगे तो हमें हमारा एलिमेंट, हमारा ट्री का हाइट पता चल जाएगा। तो अगर मेरे पास ट्री की हाइट अगर मेरे को पता चल गई है तो मुझे ये पता चल गया है कि मैक्सिमम मेरे को कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे किसी भी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, यानी कि 2⁻h-1 एलिमेंट्स में से अगर मुझे कोई एलिमेंट सर्च करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ h ऑपरेशंस करने पड़ेंगे उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि वो उसकी डेप्थ तक जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यानी कि अगर हम देखते हैं यहां पर, तो log टू द बेस ऑफ 2, यहां पर टोटल कितनी नोड्स हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7
7 8 नोड्स, ये नियरली कितना आता है मेरे पास में 2 के आसपास आ जाता है। इसलिए हमें 2 स्टेप लगे थे, फर्स्ट स्टेप यहां पर, सेकंड स्टेप यहां पर, ये 2 ही स्टेप लगे मेरे को अपना एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए या डिसाइड करने के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, ये तो वो केस हो गया जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा ट्री बहुत अच्छे से बना हुआ है और सब कुछ जो है ना डेटा एक इवनली स्कैटर्ड है ट्री के अंदर। ठीक है, एक और बेटर केस है वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन जब ये केस है हम अगर अपना ट्री इस हिसाब से ही बना पाते हैं जिसके अंदर हमारा डेटा जो है वो प्रॉपर तरीके से स्कैटर्ड है, ठीक है, उस केस के अंदर जो मेरा लुकअप है, लुकअप का टाइम जो होगा वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगा। एन क्या होगा, नंबर ऑफ नोड्स होंगे। इसके बेसिस पे मुझे पता चलेगा इतनी नोड्स के अंदर अगर मुझे कुछ सर्च करना है तो कितना स्टेप्स मुझे चलने पड़ेंगे, तो मुझे मैक्सिमम इतनी डेप्थ तक जाना पड़ सकता है, लॉग एन डेप्थ तक मुझे जाना पड़ सकता है, जो हमने अभी निकाल के भी देखा था। ये बात क्लियर हो गई है। अगर मुझे कुछ चीज इसके अंदर इंसर्ट करनी है तो मुझे उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, तो इसके अंदर भी मेरे को ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम ही लगने वाला है, क्योंकि अगर मैं कोई एलिमेंट ऐड करता हूं, लेट से मुझे यहां पर एलिमेंट ऐड करना है 16, मैं इसको ऐड करने के लिए क्या करूंगा, मैं पहले सर्च करूंगा कि भाई मेरे को कहां ऐड करना है। सर्च का मतलब क्या हो गया, लुकअप, तो लुकअप के अंदर कितना टाइम लग गया मेरे पास में, लॉग एन टाइम लग गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहां पर गया, मैंने सर्च किया 16 क्या यहां आ सकता है, उसके लेफ्ट में जाएगा क्योंकि 70 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में जाएगा वो। फिर वो 34 से कंपेयर करेगा तो क्या, तो कहां पर होना चाहिए, वो कंपेयर करेगा, कहेगा 34 से छोटा है तो इसके भी लेफ्ट में जाना चाहिए, वो इसके लेफ्ट में गया। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, यहां पर 10 से कंपेयर करेगा, 10 से बड़ा है या छोटा है, 10 कहेगा 10 से बड़ा है 16 तो इसके राइट में इंसर्ट हो जाना चाहिए, तो यहां पर एक नोड बनेगी और नोड यहां पर जाके अटैच हो जाएगी। यानी कि नोड अटैच करने का तो टाइम ऑर्डर ऑफ 1 हुआ, बट लुकअप का टाइम ऑर्डर ऑफ n हो गया, तो यानी कि टोटल टाइम हमारे पास में इंसर्ट करने का लॉग ऑफ ऑर्डर ऑफ n हो गया। ये बात क्लियर समझ में आ गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लेते हैं कि डिलीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। भाई डिलीट करने के अंदर भी वही एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करना है, लेट से मुझे 40 को यहां पर डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले लुकअप करूंगा, ढूंढूंगा भाई 40 कहां पर है, क्या 70 छोटा है बड़ा है, छोटा है तो इसके लेफ्ट में जाऊंगा। फिर उसके बाद 34 से कंपेयर करूंगा, क्या 34 से बड़ा है, छोटा, 34 से बड़ा है तो मैं इसके राइट में जाऊंगा, फिर मुझे एलिमेंट मिल जाएगा। तो यानी कि लुकअप के अंदर टाइम मुझे कितना लग गया, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है ना। और अब इस एलिमेंट को यहां से डिलीट करने के लिए, कोई ऑपरेशन करने के लिए कांस्टेंट टाइम लग गया, ऑर्डर ऑफ 1, तो टोटल टाइम कितना लग गया, लॉग ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन, ठीक है ना। लॉग एन टाइम मेरे पास में लग गया इसके अंदर। तो डिलीट ऑपरेशन का भी आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गई है कैसे होगी। लेकिन ये केस तो वो है जिस टाइम पर हमारा जो डेटा है वो बहुत प्रॉपर वे के अंदर स्कैटर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है ना। हमारा जो ट्री है वो प्रॉपर वे में स्कैटर्ड है। लेट्स से मैं इसके अंदर जो है ऐड करता चला जाता हूं एलिमेंट, ठीक है ना। मैंने इसके अंदर ऐड करा, लेट्स से मेरे को 100 डालना है, तो 100 कहां पर जाएगा, मैं यहां से राइट में जाऊंगा कि इससे बड़ा है, फिर 180 से भी बड़ा है तो मैं इसके भी राइट में जाऊंगा, ये 90 से ही बड़ा है तो मैं इसके भी राइट में जाऊंगा। मैंने यहां पर 100 ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं करूंगा 110 ऐड करना है, तो मैं अब इसका देखूंगा यहां पर इसके राइट में जाके ऐड हो जाएगा 110। फिर मुझे करना है 120, फिर मेरे को इसके राइट में जाके हो जाएगा 120। तो यानी कि देखोगे, अगर यहां पर देखते हो तुम, तो मेरे पास में ये वाली जो लेंथ है ये कंपेयर टू ये वाली जो लेंथ है वो ज्यादा है, यानी कि जो मेरा बैलेंस है वो खराब हो चुका है, ठीक है ना, ट्री का। अब इस केस के अंदर अगर मैं कुछ भी सर्च करूंगा तो मुझे हो सकता है ये ट्री इस हिसाब से बना हुआ कि मैं जंप करता जाऊं और ये एंड टाइम मुझे सर्च करना पड़ जाए। तो ये कौन सा केस हो सकता है मेरे पास में, वो ये हो सकता है हमारे पास में अनबैलेंस्ड BST, अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री का केस हो सकता है, जिसके अंदर क्या होता है, मेरे पास में जो डेटा होता है, डेटा एलिमेंट होता है, वो एक ही साइड के ऊपर ज्यादा चला जाता है, ठीक है ना। और जब यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो कुछ भी नहीं है, तो एक ही साइड में जा रहा है। इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं राइट स्क्यूड ट्रीज, ठीक है। राइट स्क्यूड ट्रीज का मतलब क्या होता है कि राइट साइड के अंदर उसका वेट ज्यादा है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास में BST के अंदर वो राइट साइड में ही जाते जा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। अगर सेम सिचुएशन मेरे पास में लेफ्ट साइड में होती, लेट्स से ऐसे 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 होती, तो इसको हम लेफ्ट स्क्यूड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट लेफ्ट में जाते जा रहे हैं। जस्ट केस के अंदर हमारे पास में लेफ्ट के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट लेफ्ट में, या सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास में राइट में है। उस केस के अंदर अगर हम लुकअप करेंगे तो हमें यार वो एंड टाइम ही चलना पड़ेगा ना, एक लिंक लिस्ट की तरह काम करने लग गया ना अभी बिल्कुल भी, कि भाई यार हमारे पास में एक बड़ी लंबी सी चेन चलती जा रही है जिसके अंदर हम लुकअप करते जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई लॉजिक तो है नहीं, ठीक है ना। हमारा एक लॉजिक तो है कि भाई हमारा एलिमेंट बड़ा होगा तो वो उसके राइट साइड में मिलेगा,
लेकिन अगर सारे ही एलिमेंट हमने इंसर्ट जो कर रहे हैं वो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिए तो पूरा का पूरा एक ही साइड के अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब एक ही साइड के अंदर चलता चला जाएगा ट्री। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिए तो वो लेफ्ट साइड के अंदर ही चलता चला जाएगा वो ट्री। तो यानी कि एक ही डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। उस केस के अंदर हमें सर्च कितने पड़ेंगे, किसी भी एलिमेंट को ढूंढने के लिए ऑर्डर ऑफ n टाइम लग जाएगा। सेम काम मुझे इंसर्ट करना है एक और आइटम जो कि इसी के एंड में होना है, तो उसको ढूंढने के लिए मुझे ऑर्डर ऑफ n टाइम ही लगेगा, और डिलीट करने के लिए भी उसको ऑर्डर ऑफ n टाइम ही लगेगा, उसको ढूंढना भी पड़ेगा। सबके अंदर लुकअप तो लगना ही लगना है किसी भी काम के लिए, समझा चुका हूं मैं। तो यानी कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है BSTs के साथ में कि अगर उनको वो बैलेंस नहीं करते हैं और वो एक ही साइड के अंदर स्क्यूड हो जाते हैं, दूसरी साइड के अंदर स्क्यूड हो जाते हैं, तो उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत हाई हो जाती है। इन दैट केस जो हमारे इसका वर्स्ट केस होता है वो ऑर्डर ऑफ n ही आएगा। ऑल्दो अगर वो बैलेंस्ड है और डेटा जो है उसके अंदर ट्री के अंदर वेल वेव के अंदर स्कैटर्ड है, उस केस के अंदर जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ऑर्डर ऑफ log n आएगी। तो जनरली जो हमारे BSTs हम बना रहे होते हैं वो हम ऑर्डर ऑफ log n को अचीव करने के हिसाब से ही बना रहे होते हैं, बट यू नेवर नो कि कैसा इनपुट आने लग जाए एंड ये बिहेव करने लग जाए ऑर्डर ऑफ n की तरह। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि यार एटलीस्ट इसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑर्डर ऑफ n भी हो सकता है एंड ऑर्डर ऑफ log n भी हो सकता है। ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी इसके अंदर है, तो ये तो गारंटेड है कि ये एरेज से बेटर है। ठीक है ना, तो यानी कि हमने क्या चीज यहां पर अचीव कर ली BST बनाने के बाद में, कि हम अपना ऑर्डर ऑफ n जो अभी तक हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही थी, जो हम एरेज के साथ कर रहे थे, लुकअप के साथ में, हम लिंक लिस्ट के साथ कर रहे थे, उस सब के साथ में, वो सारी की सारी यहां पर हमने ओवरकम कर लिया और हम एटलीस्ट ऑर्डर ऑफ n से log n पर आ चुके हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमने यहां पर ये देखा है, आपने हमारा ये चार्ट देखा होगा। इस चार्ट के अंदर जो ये ऑर्डर ऑफ log n जो है सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर जो ये ग्रीन सेक्शन के अंदर आ रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ जो n था मेरे पास में, ये जो है येलो सेक्शन है, यानी कि ये इट्स ओके काइंड ऑफ सेक्शन है, एरिया है। बट log n एंड ऑर्डर ऑफ 1 जो है ये थोड़े बेटर अप्रोचेज हैं। यहां पर हमारे पास में जो डेटा है वो बहुत ज्यादा क्विकली हमारे पास में आ रहा है, और ये हमारे पास में प्रिफर्ड जोन है जहां पर हमें अपना डेटा लेकर आना चाहिए। हमें अपने सर्चेस और या हमारे जो भी मेथड्स हैं वो इस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डेवलप करनी चाहिए। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जितनी हमारी बन रही हैं वो एटलीस्ट log n के ऊपर हम जाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। ऑर्डर ऑफ 1 हो जाए तो बेस्ट केस हो ही जाएगा, बट log n तक हम उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि ये एक गुड जोन है हमारे पास में किसी भी एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए। अब यार आपके दिमाग में एक बात बहुत ज्यादा आ रही होगी कि यार हमने यहाँ पर जो अचीव किया है वो किया है log n, बट जो इससे पहले हमने लेक्चर के अंदर जो पढ़ा था हैश टेबल्स के अंदर, अगर आपने वो नहीं लेक्चर देखा तो आप हमारी इस वीडियो के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करें जो हमने यहाँ पे पिन कमेंट कर रखा है, या हमारे डिस्क्रिप्शन अंदर हमारी प्लेलिस्ट को एग्जीक्यूट करें, हमारी प्लेलिस्ट को रन करें और वहां पर जाके इस वीडियो को जरूर देखें जहां पर हमने हैश टेबल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारी हैश टेबल्स हैं, हैश टेबल्स के अंदर सारे के सारे जो ऑपरेशंस हैं, ये लुकअप ऑपरेशन है, ये ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर हो रहा है, जो इंसर्ट ऑपरेशन है ये भी ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर हो रहा है, डिलीट ऑपरेशन ये भी ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर हो रहा है। कि भाई साहब जब इतना अच्छा डेटा स्ट्रक्चर मेरे पास है, जो सब कुछ ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर हो रहा है, तो भाई ये log n की जरूरत ही क्या पड़ गई मुझको, मैं क्यों इसको इस्तेमाल करूं, है ना। सबसे पहली बात आपके दिमाग में आई गई होगी, तो ये आपके दिमाग में आई है, यानी कि अच्छी बात है कि आप इसके अंदर अच्छे बेटर वे में सोच पा रहे हो, आप एनालाइज कर पा रहे हो, आप कंपेयर कर पा रहे हो डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। अगर आप ये बात सोच पा रहे हो तो भाई देखो इसकी जरूरत मुझे क्यों पड़ गई। जो हमारा डेटा है हैश टेबल्स के अंदर रखा हुआ है, जो ये हैश टेबल मेरे पास बनी हुई है, इस हैश टेबल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो मेरे पास में की वैल्यू पेयर के हिसाब से पड़ा हुआ है। यहां पे कुछ डेटा है, 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 ठीक है। लेकिन इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन तो ऐड नहीं है, मुझे ढूंढना है, मैं जाके ढूंढ के लेकर आ जाऊंगा, बट इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन, कोई रिलेशन तो मैनेज नहीं है। वहीं बाइनरी सर्च ट्रीज के अंदर एक रिलेशन होता है, एक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है, ठीक है। अगर हम BST को यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर BST में क्या होता है, एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच होती है कि मेरे पास में जो लेफ्ट आइटम है वो हमेशा लेस होगा, जो राइट आइटम है वो हमेशा राइट होगा। ये एक इंफॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास में, जो कि हमारे पास में हैश टेबल्स में नहीं होती है। मान लो इन रियल सिनेरियोज के अंदर आप देखते हो, आपके पास में एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर आपको कुछ फोल्डर्स बनाने हैं, मीन्स आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो आप ऐसा तो नहीं है प्रोजेक्ट के अंदर हम एक बना वो फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल डालते चले जाएंगे, नहीं यार ऐसा नहीं करेंगे ना। हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर का हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे, उसके अंदर फिर हम इसके अंदर सोर्स फाइल्स अलग डालेंगे, मीडिया फाइल्स के लिए अलग फोल्डर बनाएंगे,
उसके बाद JS फाइल्स के लिए अलग फोल्डर बनाएंगे। मे बी हम अलग अलग टाइप के फोल्डर्स बनाएं। इस मीडिया फाइल के अंदर भी हो सकता है कि हम साइट के लिए जो है उसके लिए अलग बनाए, जो हमारे पास अपलोड्स अलग टाइप के होने उनके लिए अलग फोल्डर बनाए। यानी कि एक रिलेशनल फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे हम मीनिंगफुली वहां पर पहुंच सकें। तो वो चीज हमें देती है ये बाइनरी सर्च ट्री। किसी भी डेटा के साथ अगर हमें कोई रिलेशन स्टेब्लिश करना है तो उस चीज के अंदर हमारे लिए BSTs बहुत ज्यादा काम करते हैं। वहां पर हमारा ये हैश टेबल भाई काम नहीं करता है, ठीक है ना। हैश टेबल डेटा तो लाके दे देगा बट यार वो रिलेशंस नहीं प्रोवाइड करता हमको। इसलिए इस केस के अंदर हमारे पास में BSTs की जरूरत पड़ती है। यहां पर हम BSTs को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और हमें यहां पर यार कुछ भी अगर सर्च करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना तो भाई ढूंढना तो पड़ेगा, ट्रेवर्स तो करके जाना ही पड़ेगा। इसलिए लॉग इन टाइम तो लेगा ही लेगा वो, बट लॉग इन इज वेरी गुड फिगर जिसके अंदर हम डेटा लेकर आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा स्पीड है ये किसी भी डेटा को फैच करने के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये बात तो आप समझ पा रहे हो ना कि ये हैश टेबल्स को हम कहां यूज करते हैं, BST को कहां यूज करते हैं। जहां रिलेशंस होते हैं, जहां पे कोई हायरार्की होती है वहां हम BST को यूज करेंगे, बाइनरी ट्रीज को करेंगे। जहां पर हमें कुछ लुकअप करना है, जहां पर हमें कोई कैशिंग का इंप्लीमेंटेशन करना है, इस तरीके का काम करना है, वहां पर हम हैश टेबल्स को यूज करेंगे। तो आप ये बात समझ पा रहे हो ना। तो ये चीज है। दूसरी चीज, एक और चीज आप देखोगे यहां पर बाइनरी सर्च ट्रीज के अंदर, अगर आप लेफ्ट मोस्ट चलते चले जाते हो, चलते चले जाते हो, चलते चले जाते हो, तो हमेशा जो वैल्यू है डिक्रीज होती चली जाएगी। मींस 70, 34 एंड 10। और अगर आप राइट चलते चले जाते हो, चलते चले जाते हो, चलते चले जाते हो, हमेशा वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है ना। 70, 80 एंड 90 इस तरीके से। तो यानी कि अगर एक्सट्रीम्स कॉर्नर्स पर आप चल रहे हो अपने BST के ऊपर, तो लेफ्ट में चल रहे हो तो डिक्रीज होती जाएगी, राइट में चल रहे हो तो हमेशा इंक्रीज होती चली जाएगी। ये बात भी आप थोड़ी सी एनालाइज कर पा रहे होंगे इसके अंदर। ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, ये बहुत बारीक बातें हैं जिनको हम आपस में एनालाइज नहीं कर पाते हैं जब हम उसको पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब इन चीजों को हम अपने दिमाग में अंदर रख लेते हैं, जब हम कोड लिख रहे होते हैं, कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम इस चीज से सोच पाते हैं कि यार इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना होता है तो हम क्या क्या वैल्यू उठा सकते हैं। अगर वो कहने लगा कि यार से मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला डेटा दे दो, या मुझे राइट साइड का इंप्लीमेंट करके देना, राइट साइड के जो नोड्स है वो देने, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता है कैसे, कहाँ राइट साइड की नोड्स जो है जितनी भी उन पे क्या होगा, ठीक है ना। मीन्स आप लास्ट के, वो कहता है कि भाई मेरे को लास्ट की 3 नोड्स दे दो, मतलब आपको उसका कहने का मतलब है कि मुझे लास्ट के 3 एलिमेंट्स दे दो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। मीन्स कहने का मतलब ये कि अगर वो 3 मांग रहा है तो वो 70, 80, 90 मांग रहा है, तो ये लास्ट एलिमेंट ही होंगे मेरे पास में, किसके, इस एरे के। अगर इसको मैं सारे को डेटा को एरे में डालता हूं तो लास्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मैं एरे डालता हूं तो लास्ट के 3 एलिमेंट होंगे। तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोल सकता है, आप समझ सकते हो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना जो सब कुछ आपने अभी तक देख लिया है, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा विजुअली देख लेते हैं। एक बार विजुअली इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं आपको कैसे वो काम कर रहा होता है, कौन कौन सी सिनेरियोज हैं जब हमारे पास में लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड हो सकता है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। इंसर्ट्स कैसे होते हैं बाइनरी ट्री के अंदर वो देख लेते हैं विजुअली एक बार जब हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। चलिए चलते हैं अपनी एनिमेटेड स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कैसे काम हो रहा है हमारा BSTs के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने विजुअल एल्गो वाली वेबसाइट के ऊपर एंड यहाँ पर हम अपना इंप्लीमेंट करके देखेंगे BST। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है बाइनरी सर्च ट्री, अगर यहाँ पर देख पा रहे हो आप, तो मैंने बाइनरी सर्च ट्री वाला हमने अपना ट्री स्ट्रक्चर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। मैं इसके अंदर एक बार क्रिएट, इसके अंदर ये सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्रिएट, सर्च, इंसर्ट, रिमूव, ठीक है ना, सक्सेसर, प्रेडिसेसर एंड ट्री ट्रेवर्सल हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक नोड क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम ऐड करते देखते हैं कि हम 27 इंसर्ट करके देखते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स से यहाँ पर इंसर्ट करते हैं हम, यहाँ पर इंसर्ट 27। जैसे 27 हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसने सर्च करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 1 बाई 41 से गया, उसने देखा 27 क्या 41 से छोटा है तो उसके लेफ्ट में गया। उसको मिला 20 के से बड़ा है क्या 27 तो उसके राइट में गया। उसको मिला 29 क्या उससे छोटा है तो वो उसके लेफ्ट में गया। उसके लेफ्ट के अंदर कोई नोड नहीं थी, वहां पर उसने नोड क्रिएट करके वहां पर वो इंसर्ट कर दिया। ये चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। इस तरह से इंसर्ट हुआ मेरे पास में। और कुछ यहाँ पर इंसर्ट करके देख लेते हैं। लेट्स से 25 इंसर्ट करके देखते हैं, ये कहाँ पर इंसर्ट होगा। 25 इंसर्ट करके देखा, लेट्स से कैसे ट्रेवर्स हो रहा है ये, वहां पर वापस गया। 27 कहाँ पर होगा, 25 से छोटा है तो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, तो इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जैसे भी हमें यहाँ पर 25 इंसर्ट करना था तो पहले उसने लुकअप किया था, ये पहले गया उस रास्ते पर और जहां पर वो पहुंचा वहां पर 25 हो गया था। यानी कि
इसने लुकअप करने में जो टाइम लिया वो इस टाइम पर जो मेरा ट्री है ऑलमोस्ट बैलेंस टाइप का है, तो इस केस में इसको लॉग एन टाइम लगा। कितने स्टेप्स लगे, 1 2 3 एंड 4 स्टेप्स के अंदर वो वहां पर इंसर्ट भी हो गया। लेट्स से मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, मैं 11 के लेफ्ट में सारे इंसर्ट करता चला जाता हूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। मैंने मान लो ये सारे इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। ओके, इसने मुझे एक एरर दे दिया था, विजुअलाइजेशन कैन ओनली सपोर्ट ट्री ऑफ मैक्सिमम हाइट 9 तक के लिए, इसलिए मेरे को चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर करता हूँ 2 हाइट ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं 7 एलिमेंट और इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ। 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर ये 10, 9, 8, 7, 6, ठीक है ना। ये 5 एलिमेंट मैं इंसर्ट करके देख लेता हूँ क्या होता है, ठीक है। गो, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। 41 से आया, 10 इंसर्ट किया, दोबारा इसने ट्रेवर्स किया, फिर ट्रेवर्स करने के बाद उसको मिला यहाँ से लेफ्ट में होना चाहिए, वहाँ इंसर्ट कर दिया, फिर दोबारा ट्रेवर्स किया, फिर वहाँ पर गया, फिर उसको 9 मिला, उसके लेफ्ट में होना चाहिए, वहाँ इंसर्ट कर दिया, फिर उसने दोबारा ट्रेवर्स किया, फिर वही। तो सेम प्रोसेस जो है बार बार होती जा रही है, उसको ट्रेवर्स कर रहा है, मतलब लुकअप कर रहा है। तो इस तरीके से ये ट्रेवर्स करते हुए एक ही डायरेक्शन में जाता जा रहा था। अब यहाँ पर अगर देखते हैं यहाँ पर हम अपने ट्री की हाइट को, तो लेफ्ट साइड के अंदर जो इसकी हाइट है वो है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और राइट साइड में इसकी हाइट है 1 2 एंड 3। यानी कि अगर उसको कोई भी एलिमेंट राइट साइड में ढूंढना होगा तो उसको 3 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर उसको लेफ्ट साइड में ढूंढना है तो उसको 7 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम डेटा लेफ्ट साइड में और डालते जाते तो इसकी डेप्थ और बढ़ती जाती। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर जितनी उसकी डेप्थ बढ़ती जाएगी उतने ही एलिमेंट हमें ट्रेवर्स फालतू करने पड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा टाइम बढ़ेगा। उस केस को, इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं, ये जो बनाई है हमने सिचुएशन को कहते हैं हम लेफ्ट स्क्यूड। और अगर ये सारा कुछ राइट साइड में होता है इसको हम राइट स्क्यूड कहते हैं। ये बात भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। अब इसके अंदर से हमें कोई भी आइटम जो है वो हमें सर्च करना है लेट से, तो सर्च करके देखते हैं। सर्च कैसे होगा, लेट से 27 मुझे सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, सर्च यहाँ पे करेंगे एंड फाइंड द वैल्यू 27 और गो करते हैं। क्या होगा, वही सिंपल ट्रेवर्स स्टार्ट होगा, लेफ्ट राइट में देखेगा, लेफ्ट में देखेगा, इसको एलिमेंट मिला, वो रुक गया वहां पर, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर 6 सर्च करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल लुकअप मेथड है, 6 मुझे सर्च करना है तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, करूंगा। देखो इन्होंने क्या करा, इसने देखा क्या इसके लेफ्ट में छोटा होना चाहिए, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, लेफ्ट में जाएगा, इससे भी छोटा है, लेफ्ट में जाएगा, इससे छोटा है, लेफ्ट में जाएगा, इससे छोटा है, लेफ्ट में जाके इसको 6 यहाँ पर मिल गया। इन केस मैं यहाँ पर 5 फाइंड आउट करता तो मुझे शायद वो मिलता ही नहीं, तो लुकअप के अंदर वो एलिमेंट ही नहीं मिलता मुझे इसके अंदर। मैं इसके अंदर 5 अगर फाइंड आउट करता तो क्या प्रोसेस होता, वही सेम प्रोसेस होता, 1 बाई 1 वो ट्रेवर्स करता हुआ जाता अपने लेफ्ट में, क्योंकि उसको पता है जो भी डेटा होगा वो मेरा लेफ्ट साइड में ही होगा, क्योंकि वो उससे छोटा है। वहाँ पर जाता जा रहा है, वो लास्ट एलिमेंट यहाँ पर नल पर पहुंचा, उसको कुछ नहीं मिला, उसने कहा भाई मुझे कुछ नहीं मिला, यहाँ पर 5 जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको नल मिल गया। ये चीज भी हम केस ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हैं। अगर मुझे इसके अंदर कुछ डिलीट करना है, लेट्स से मुझे 11 डिलीट करना है, 11 को डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से रिमूव करूंगा और यहाँ पर मैंने 11 प्रेस किया एंड गो किया। ये कोई स्टेप्स में ट्रेवर्स करेगा, ट्रेवर्स करके देखेगा कि भाई कौन सा एलिमेंट है जिसको डिलीट करना है, उसके बाद वो डिलीट करके उसके ऊपर ऑपरेशंस करेगा। वो हम समझेंगे जब हम इंप्लीमेंट कर रहे होंगे अपने रिमूव मेथड को। तो ये भी आपने यहाँ पर देख लिया किस तरीके से हमारे पास में डेटा चल रहा है, हर किसी केस के अंदर हमारे पास में ट्रेवर्सल हो रहा है। और अब अगर हम ये भी रिलेट कर पा रहे हैं कि किस केस के अंदर वो ऑर्डर ऑफ एन होगा और किस केस के अंदर वो लॉग एन होगा। मोस्ट ऑफ द केस के अंदर हम BST को इस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि वो हमें आंसर जो है, लुकअप जो है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन में दे दे, बट हम इस चीज को गारंटी नहीं करते, क्योंकि अगर हमारा लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड ट्री हुआ तो वो हमेशा ऑर्डर ऑफ एन होगा। सेम सिनेरियो को हम ज्यादा फिगर के अंदर देख लेते हैं, हमारी जो चार्ट बना हुआ है उसके अंदर देख लेते हैं। लेट्स गो। तो अब यहाँ जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे इसके अंदर, इस चार्ट के अंदर जो कॉमन डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस के अंदर क्या इनकी एक वर्स्ट केस, कॉम्प्लेक्स, एवरेज केस होता है। उसके अंदर आप ये देख पा रहे हो कि जैसे हैश टेबल के अंदर यहाँ पर हमारे पास में सर्च ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन एंड डिलीट ऑपरेशन एवरेज केस के अंदर एंड वर्स्ट केस के अंदर, दोनों केस के अंदर हमारे पास में ऑर्डर ऑफ 1 ही है, ठीक है ना। वर्स्ट केस के अंदर ऑर्डर ऑफ n हो सकता है, वो वाला केस होगा जिसके अंदर उसको उसके अंदर टेबल के अंदर ढूंढना पड़ रहा है, ठीक है ना। सेम केस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर है। यहाँ पर जो एवरेज केस है मेरे पास में वो है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है ना। ये भी
सर्च के अंदर भी, इंसर्शन के अंदर भी, डिलीट के अंदर भी। और अगर वर्स्ट केस होगा तो उसके अंदर ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा, वो हमको समझा ही चुके हैं लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड वाले केस के अंदर। ये चीज़ क्लियर हो रही है। सेम चीज़ हमारे AVL के अंदर भी होता है, उसके अंदर भी ऑर्डर ऑफ log n ही होता है तीनों केसों के अंदर, चारों केसों के अंदर। और वर्स्ट केस के अंदर बस डिफरेंस ये आ जाता है कि यहाँ पर वर्स्ट केस के अंदर भी ऑर्डर ऑफ log n होता है। इसका रीज़न होता है बैलेंसिंग करनी होती है हमें ट्री की, और ये बैलेंस ट्री होता है जिसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लीजिए, आपके पास अगली वीडियो के अंदर आने वाला है AVL ट्री। तो अभी इसके अंदर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर, BST के ऊपर। तो ये चीज़ आप एनालाइज कर पा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये देख लेते हैं कि BST के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो सबसे पहला इसका प्रो है वो ये है कि यार इसके अंदर जो सर्च टाइम है वो ऑर्डर ऑफ log n है, ठीक है ना, जो कि बेटर है ऑर्डर ऑफ n से, ठीक है ना। जो कि ऑर्डर ऑफ n जो होता है हमारा यूजुअली जो है एरेज के केस के अंदर होता है। दूसरा BSTs के अंदर क्या होता है कि ये ऑर्डर्ड वे के अंदर होता है। हमें पता होता है कि यार लेफ्ट में क्या होगा, राइट में क्या होगा। एरेज के केस के अंदर ये नहीं पता डेटा के अंदर क्या रिलेशन है, तो उसके अंदर ये एडवांटेज हो गया, ठीक है ना, कि इसके अंदर हमारे पास में डेटा पता होता है कि वो किस ऑर्डर के अंदर पड़ा हुआ है। एक और अच्छी बात है, अगर हम यहाँ पर नोड स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो हम नोड्स कहीं भी लगा सकते हैं मेमोरी के अंदर, तो कितना भी बड़ा स्पेस हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। मतलब हमारे पास में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर हमारी डिस्क फुल हो जाती है वो ये कंस्टेंट आता है, अदरवाइज हम कितने भी नोड्स बना सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा कोई फिक्स साइज तो लेता नहीं है। एक नोड क्रिएट करनी है और उसके अंदर डेटा डालना है, इसलिए बहुत फ्लेक्सिबल होता है इसके अंदर काम करना, ठीक है। और एक एडवांटेज ये आ जाती है कि इसके अंदर हमेशा एक रिलेशन होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, अपर एंड डाउनवर्ड कुछ रिलेशन, कोई भी एक रिलेशन इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं, तो वो भी इसके अंदर एक एडवांटेज हो जाता है। अब इसके कॉन्स क्या है? सबसे बड़ा कॉन ये है कि भाई इसके अंदर कुछ भी ऑर्डर ऑफ 1 नहीं होता, तो ये बड़ी परेशानी है कि कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ठीक है। बस ये इसका डाउन साइड है, अदरवाइज के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एटलीस्ट हम अपनी लिंक लिस्ट एंड एरेज से तो बहुत बेटर हैं BSTs में आने के बाद, ठीक है। हैश टेबल्स के अलग एडवांटेज हैं और अलग डिसएडवांटेज हैं। ऑन द काउंटर साइड BSTs के भी अलग एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। वी कैन नॉट से कि हैश टेबल आर बेटर देन BST, और हम ये नहीं कह सकते BST इज बेटर देन हैश टेबल, तो वो इक्विवेलेंट आ जाते हैं कहीं कहीं सिनेरियोज के अंदर। बट हाँ, हैश टेबल्स के अंदर ऑपरेशंस ऑर्डर ऑफ 1 में तो कांस्टेंट टाइम के अंदर होते हैं, बट इसके अंदर मैक्सिमम log n टाइम के अंदर होते हैं। और वर्स्ट केस के अंदर ऑर्डर ऑफ n भी होते हैं, जो हम देख चुके हैं। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में आने वाले ट्रीज होते हैं, AVL ट्री, रेड ब्लैक ट्री, इन सब ट्री के अंदर हम इसकी बैलेंसिंग फैक्टर मैनेज करके चल रहे होते हैं। तो इस वजह से हमें जनरली जो हमारे पास में जो हमेशा जो टाइम आता है ऑर्डर ऑफ log n ही आता है। बाय द वे, अगर हम हैश टेबल्स के अंदर देखें तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ऑफ n हो सकता है वर्स्ट केस के अंदर। बाकी हमारे अगर AVL ट्री देखते हैं तो वहां पर हमारे पास में log n टाइम आ रहा था, यानी कि अल्टीमेटली हम BSTs का जो एडवांस वर्जन है AVL, वो ज्यादा बेटर अप्रोच है किसी भी काम करने के लिए, क्योंकि वो एटलीस्ट ये श्योरिटी दे रहा है कि मैं हमेशा आंसर दूंगा log n के अंदर, ठीक है ना। लेकिन हैश टेबल्स ज्यादातर तो कांस्टेंट टाइम के अंदर दे रहा है, लेकिन वर्स्ट केस अगर कहीं फंस गए हम तो ऑर्डर ऑफ n टाइम के अंदर देगा, ठीक है। ये बात समझ में आ पा रही है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं अपने सारे मेथड्स को और अपना इस BST डेटा स्ट्रक्चर को, और चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। तो जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये नोड क्या है, उन्होंने इसका मतलब हमारी लिंक लिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, तो अब हमारी लिंक लिस्ट वाली वीडियो जरूर देखें। मैंने उसको पिन कमेंट कर रखा है और अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। अगर आपको फिर भी नहीं मिलती, आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके इस वीडियो को जरूर देखिए कि नोड क्या है। तो नोड बेसिकली क्या है, हम एक नोड बना रहे हैं अपने मेमोरी स्पेस के अंदर, और वहां पर अपना डेटा डालेंगे, जिसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास में ये डेटा जाएगा, उस वैल्यू के अंदर जाएगा। इसका एक लेफ्ट चाइल्ड होगा और इसका एक राइट चाइल्ड होगा, जो इनिशियलाइज हो रहा है नल के साथ में। ये वैल्यू हम इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं, यानी कि जब भी हम ये नोड क्रिएट कर रहे होंगे, उस नोड क्रिएशन के टाइम पर हम इस वैल्यू को पास कर देंगे और उसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड को उस टाइम पर नल रखेंगे, जो कि हम बाद में मैप कर देंगे किसी अगर रिक्वायरमेंट जैसी हुई, ठीक है। तो ये नोड समझ में आ गई है। उसके बाद मैंने क्या करा, एक बॉयलर प्लेट के अंदर जो हमने ऐड किया, एक मैंने बाइनरी सर्च ट्री करके एक क्लास बनाई है, क्योंकि हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने BST को, जिसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक रूट नाम का प्रॉपर्टी डिफाइन करी है। ये बेसिकली मेरे BST में घुसने के लिए एंट्री पॉइंट है, यहां से ही मेरा
BST के अंदर एंट्री होगी, ठीक है ना। यहाँ पर ही मैं अपने सारे नोड्स डालूंगा, इसी के बाद ही मेरे सारे नोड्स आएंगे, ठीक है ना। एक मेथड मैंने इंसर्ट मेथड बनाया, ये एक इनपुट लेगा वैल्यू को और उस डेटा को डाल देगा हमारे BST के अंदर। एक लुकअप मेथड है जिसके अंदर एक वैल्यू मैं पास कर रहा हूं, इस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे और ये ढूंढेंगे कि हमारा ये डेटा कहां पर है। और तीसरा मेथड हमने डिफाइन किया रिमूव मेथड, इसके अंदर हम एक वैल्यू पास करेंगे और उस वैल्यू के बेसिस पर हम डेटा डिलीट करेंगे अपने BST में से, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस हैं, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि मैंने एक यहां पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है BST, जो कि न्यू से मैंने इनिशियलाइज कर दिया है, जिससे मेरा एक बाइनरी सर्च ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और ये इनिशियलाइज हो गया है। जिसका मतलब है कि मेरा ये एक रूट नोड वाला जो वेरिएबल प्रॉपर्टी है ये डिक्लेयर हो गई है। अब मैं इसके अंदर अपनी वैल्यू डाल सकता हूँ। इसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा और एक इसका इंसर्ट मेथड कॉल करूंगा, जिसमें मैं 10 पास करूंगा और इसके अंदर अपना पहला आइटम इसमें इंसर्ट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंसर्ट मेथड से, ठीक है। इंसर्ट मेथड आपने हमारे एल्गो के अंदर, विजुअल एल्गो के अंदर देख लिया था कैसे इंसर्ट हो रहा है। हम क्या करते हैं, वन बाई वन ट्रेवर्स करते हैं, ये ढूंढते हैं कि उसकी राइट पोजीशन कहाँ पर है। जैसी उसको राइट पोजीशन मिलती है वो वहां पर जाके उसको इंसर्ट कर देता है। तो चलिए सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, यार मुझे BST के अंदर कुछ भी डेटा डालना है तो मुझे एक नोड बनानी पड़ेगी। तो मैं पहले एक नोड बना लेता हूं। तो मैंने एक नोड बना लिया, न्यू से इनिशियलाइज करके अपनी नोड जो क्लास थी ये मेरी, ये वाली नोड मैंने बना ली है, जिसके अंदर वैल्यू मैंने पास कर दी है, जो वैल्यू मैं इंसर्ट के अंदर पास कर रहा हूँ, जो यहाँ से पास हो रही है 10, ठीक है ना। तो ये वैल्यू मैंने पास करके एक नोड क्रिएट कर लिया मेमोरी स्पेस के अंदर। ये बात समझ में आ गई। तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा कि जो मेरी BST का रूट नोड है क्या ये नल है। अगर ये नल है तो भाई मेरी नई नोड इसकी जगह पर लगा दो, उसी को रूट नोड बना दो, सिंपल सी बात है। तो मैं चेक करता हूँ इफ मेरी रूट नोड नल है, उस केस के अंदर मेरी रूट नोड क्या होगी, वो नई नोड जो मैंने ये बनाई है वो हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अदरवाइज मुझे कहीं ना कहीं पे एलिमेंट डालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। एल्स केस में हम लिख लेते हैं। तो एल्स केस के अंदर क्या होगा कि मेरे को अब ट्रिवर्स करना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कहां पर है मेरी नोड। तो एक काम करता हूं, मैं एक लूप चला लेता हूं यहां पर, और उस लूप के अंदर हम जाते रहेंगे और ढूंढते रहेंगे। अब मेरे पास जहां पर ये इंसर्ट होना है वो पोजीशन ढूंढनी होगी। तो कैसे ढूंढेंगे हम उसको, मैं एक काम करता हूं, मैं करंट नोड को प्रिजर्व कर लेता हूं कि मेरी करंट नोड है क्या, क्योंकि इस करंट नोड को मैं अपडेट करता जाऊंगा, फिर नेक्स्ट नोड पर जाऊंगा उसके बेसिस के ऊपर। तो एक काम करते हैं, फिलहाल के टाइम पर मेरी अगर करंट नोड है वो रूट नोड है, क्योंकि मैं कुछ भी इंसर्ट करना अगर स्टार्ट करूंगा तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, रूट नोड से ढूंढना स्टार्ट करूंगा उसको। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूं अपना ढूंढना रूट नोड से। तो मैं करंट नोड को बना देता हूं अपनी रूट नोड। तो मेरी करंट नोड जो है मेरी रूट नोड होगी है। अब एक लूप चलाते हैं। लूप कहां तक चलेगा, जब तक ये ट्रू है हम यहां से बाहर निकल जाएंगे। तो जब तक वैल्यू ट्रू है तो यानी कि ये लूप तो हमेशा ही चलता रहेगा। इसके अंदर हमें टर्मिनेशन कंडीशन लिखनी पड़ेगी, वो हम लिख देंगे, हम रिटर्न कर देंगे। जब हमारे पास कंडीशन मिल जाएगी वहां से हम रिटर्न कर देंगे, तो इससे बाहर आ जाएंगे लूप से, ठीक है। तो हमने लूप जो है हमेशा के लिए चला दिया है। और क्या होगा उसके अंदर, जैसे ही मैं करंट नोड के अंदर जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा, उस करंट नोड को कंपेयर करूंगा उसकी वैल्यू के साथ में, जो मैं यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ। अगर वो वैल्यू छोटी हुई तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा और मेरा जो नया करंट नोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट वाला हो जाएगा। अगर वो बड़ी हुई तो मेरा नया करंट नोड जो है राइट हो जाएगा। फिर मैं उसके अंदर ट्रेवर्स करके देखूंगा, इसी लूप को चला के देखूंगा। तो ये प्रोसेस मेरे पास यहाँ रहने वाली है। स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक करके डिग डाउन करता जाऊंगा ट्री को और अपनी पोजीशन पर पहुंचकर वहां पर डेटा इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन हम लगा लेते हैं कि मेरी जो वैल्यू है वो छोटी है करंट नोड से, करंट नोड पे जो वैल्यू है, ठीक है। तो मेरी मेरी वैल्यू है वो छोटी है करंट नोड की वैल्यू से। अगर ये छोटी है इससे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटी का मतलब लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा मुझे, समझ में आ गई बात। अगर मेरे पास में वैल्यू छोटी है करंट नोड से तो यानी करंट नोड के लेफ्ट साइड में मुझे जाना पड़ेगा अपनी वैल्यू को डालने के लिए। तो यहाँ पर दो चीज हो सकती है, या तो उसके लेफ्ट में कोई नोड हो या फिर नहीं हो, ठीक है ना। मेरे पास में जैसे मैं करंट नोड के अंदर देखा, क्या ये वैल्यू इससे छोटी है, ठीक है। तो यानी कि करंट नोड जो है इसके अंदर इसका लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं है। अगर है तो मैं और नीचे जाऊंगा और अगर नहीं है तो वहीं पे मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे डाल के देख लेते हैं। तो यानी कि अगर मेरा करंट नोड का लेफ्ट नहीं है, नॉट लगा दिया मैंने यहाँ पर, अगर इसका करंट नोड का जो लेफ्ट है वो नहीं है, उस केस के अंदर क्या होगा, नहीं है तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, जो मेरे पास में ये जो नई नोड है
उसको मैं डाल दूंगा इसके लेफ्ट के अंदर, है ना भाई। जो मेरा करंट नोड है इसके लेफ्ट के अंदर मैं इस नई वैल्यू को डाल दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने इस तरह से करंट नोड के लेफ्ट के अंदर नई वैल्यू को डाल दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, मुझे लूप से बाहर निकलना, मेरा काम हो गया, मैं रिटर्न कर देता हूं यहां से, मैं रिटर्न हो गया, सिंपल सा काम ये हो गया। अगर मेरे पास में कंडीशन ये हुई कि इसके लेफ्ट अगर कोई नहीं है, और अगर लेफ्ट है, अगर इसका लेफ्ट है, तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा जो करंट नोड है ये अपडेट करना पड़ेगा। करंट नोड अपडेट कैसे होगा, करंट नोड होगा वो इस करंट नोड का लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। देखो करंट नोड था, इसके लेफ्ट में जब कुछ नहीं था तो मैंने वहां पर इंसर्ट कर दिया। और अगर इसके लेफ्ट में कुछ है, करंट डॉट लेफ्ट अगर कुछ है, तो वो वैल्यू मेरी नई करंट नोड हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि मेरा जो करंट नोड है वो क्या हो जाएगा, अब ये करंट नोड हो जाएगा मेरे पास में ये वाला करंट का लेफ्ट, ठीक है ना। इस करंट के लेफ्ट को यहां पर डाल दूंगा, काम खत्म हो गया, ठीक है। ये मेरे को लेफ्ट का पता चल गया। अगर कोई भी डाटा मेरा छोटा है तो मैं इधर जाऊंगा, या तो छोटा होता है या बड़ा होता है। बीएसटी का सिंपल सी बात है, इक्वल वैल्यू को तो वो डालेगा ही नहीं, वहीं का वहीं रखेगा। तो या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो एल्स केस में बड़ा वाला देख लेते हैं। तो एल्स केस में क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यही सारा लॉजिक तो लगेगा, बस राइट के साथ में लगा देते हैं। कॉपी कर लिया मैंने इसको, चलो राइट के अंदर लिख देते हैं यहाँ पर। तो क्या केस होगा भाई, मेरा करंट का राइट अगर नहीं है, अगर राइट नहीं है तो भाई उसके राइट में इसको डाल दो। राइट में मैंने उसको डाल दिया यहाँ पर इसका, ठीक है ना, और उसको रिटर्न कर दो। और अगर राइट है तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा नया जो करंट नोड हो जाएगा वो इसका राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं करा। जो काम मैंने यहाँ पे किया था लेफ्ट के लिए, वही काम मैंने राइट के लिए कर दिया। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ भी नहीं किया। तो काम हो गया हमारे पास में, इंसर्ट मेथड हमारा इंप्लीमेंट हो गया भाई। लेफ्ट में जाके देख लिया, राइट में जाके देख लिया, जहां उसको डालना था वहां मैंने डाल दिया। चला के देख लेते हैं इसको। चलो इंप्लीमेंट कर दिया है हमने, अब इसको चला के देख लेते हैं। रन करता हूं इस एप्लीकेशन को मैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, इंसर्ट मेथड मैंने कॉल किया और उसमें 10 डाल रहा हूं। तो इंसर्ट किया तो क्या आया मेरे पास में, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं क्या आता है रूट में, ठीक है। मेरे पास में ये आ गया, देखो भाई साहब, ये मेरी पहली नोड आ गई, आप क्लियर देख पा रहे हो, जिसका लेफ्ट नल है, राइट नल है और वैल्यू 10 है। इसका मतलब क्या है, ये रूट नोड है। आप खुद से देख पा रहे हो, जिन्होंने भाई ये समझ में नहीं आ रहा है वो क्या देखना है, उनको मेरी लिंक लिस्ट वाली वीडियो देखनी है, उनको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको जरूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना, तभी आप आगे के डेटा स्ट्रक्चर के साथ काम कर पाओगे, क्योंकि वो बेस है हमारे पास में किसी भी चीज को बनाने का। तो उसको अच्छे से देखिए। चलो अब आपने देख लिया, यहाँ पर हमने एक रूट नोड ऐड कर दिया। ये रूट नोड है, पहला नोड है। एक काम करते हैं, इसके अंदर और एक दो इंसर्ट कर लेते हैं वैल्यूज। हमने जो पिछली वीडियो के अंदर ट्रिवर्सल किया था, सेम डाटा वही डाल देता हूं, तो मेरे ख्याल से आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। सेम डेटा मैं इंसर्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो हमने ये सारा इसमें डेटा इंसर्ट कर दिया है। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या हमारा ट्री बनता है। बहुत बेहतरीन हमारा ट्री बन गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। लेफ्ट नोड है, उसके लेफ्ट के अंदर है ये वैल्यू 1, उसके राइट के अंदर है 3। एक राइट नोड है, मतलब 4 का जो राइट है उसके लेफ्ट के अंदर है मेरे पास में 5, राइट के अंदर है 8, और यहाँ पर मेन रोड है उसकी 7। तो बहुत बेहतरीन हमारा ट्री बन गया, जैसा हमने पहले बनाया था सेम यहाँ पर बन के आ गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अपना लुकअप मेथड। देखते हैं कि भाई इसके अंदर कुछ भी ढूंढ के कैसे लेके आते हैं। सिंपल सेम वही मेथड जो हमने यहाँ पर लूप चलाया, वहाँ भी लूप ही चलाना है और कुछ नहीं करना, और ढूंढ के लेकर आ जाना है कंपैरिजन करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और लुकअप इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक काम करते हैं, लुकअप इंप्लीमेंट करना है तो यार कुछ यहाँ से कोड चोरी कर लेते हैं। पहला तो हम क्या देख लेंगे कि भाई अगर मेरे पास में रूट जो है नल है तो भाई रिटर्न कर दो कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, है ना भाई। लुकअप कर लेते हैं, अगर मेरे पास में लूप जो है रूट जो है वो नल है या फिर रूट नहीं है मेरे पास में, इसको हटा देते हैं, नल भी हटा देते हैं। रूट मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्या करता हूं, मैं रिटर्न कर देता हूं फॉल्स। फॉल्स मैंने रिटर्न कर दिया, तो इसका मतलब क्या, रूट नहीं है तो मेरे पास एलिमेंट है ही नहीं, तो सिंपल फॉल्स कर दो। अदरवाइज क्या करेंगे हम, वही सेम करंट नोड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और लूप घुमाना है हमें। तो अपना करंट नोड मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ कि मेरा करंट नोड जो नोड है वो मेरे पास में रूट नोड है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया। अब एक लूप चला लेते हैं जब तक करंट नोड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। करंट नोड के अंदर कुछ भी है तब तक इसको चलाते रहो। और क्या करेंगे हम, पहले लेफ्ट जाके देखेंगे, राइट जाके देखेंगे और कंपेयर करके देखेंगे भाई उनकी वैल्यूज जो है वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही हमारी इस वैल्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी करंट वैल्यू जो है, ये जो करंट वैल्यू है छोटी है मेरी करंट नोड से, तो मैं उसके लेफ्ट में जाऊंगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन कि मेरी वैल्यू उससे छोटी है, तो मैं क्या करता हूं, जो मेरी करंट नोड बनेगी मेरी,
वो क्या बनेगी, वो मेरे पास में इसका जो लेफ्ट है वो मेरी करंट नोड बन जाएगी। यानी कि इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ, इस ये करंट नोड होगी, वो मेरे पास क्या होगी, करंट नोड की लेफ्ट हो जाएगी। क्लियर बात है। ऐसे ही तो जाऊंगा, अगर छोटा है तो इधर की तरफ जाऊंगा, अगर बड़ा है यानी कि इस कंडीशन को उल्टा कर लेते हैं। एल्स अगर वैल्यू जो है बड़ी है मेरे पास में, किससे, करंट वैल्यू से, अगर बड़ी है, अगर वैल्यू यहाँ पर बड़ी आ गई मेरे पास में करंट वैल्यू से, तो क्या होगा, उसके राइट जो नया नोड हो जाएगा उसका राइट हो जाएगा वो, तो मैं राइट ले लूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी चीज क्लियर हो गई। देखो लेस चेक कर लिया, अगर मुझे लेफ्ट में इटरेट करना है, लेफ्ट में मेरे को जाना है ट्री के अंदर, और मैंने ग्रेटर चेक कर लिया अगर मुझे राइट में जाना है ट्री के अंदर। तीसरी कंडीशन होगी इक्वालिटी की, कि मेरे पास में वैल्यू और करंट नोड की वैल्यू मिल जाती है, मतलब मुझे आइटम मिल जाता है इसके अंदर। तो क्या करेंगे हम, तो हम इसके अंदर करते हैं ये एल्स कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इक्वालिटी वाली कंडीशन लगा देते हैं। अगर मेरे पास में करंट नोड जो ये वैल्यू है वो करंट नोड के बराबर है, तो एक काम करो, आप यहाँ पर से मुझे इस करंट नोड को रिटर्न कर दो, करंट नोड को रिटर्न कर दो। यहाँ पर मैंने करंट नोड को कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, सिंपल सी बात है। और अगर इस पूरे लूप के अंदर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो भाई मेरे पास वो नोड एग्जिस्ट नहीं करती, तो रिटर्न कर दो मेरे पास में नल, तो मैंने नल रिटर्न कर दिया यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, मैंने लुकअप का बनाया। क्या लिखा है मैंने कि भाई क्या मेरी रूट नोड है भी कि नहीं है, अगर नहीं है तो भाई वापस कर दो ना यार, या फॉल्स कर दो यहाँ से रिटर्न, यार फॉल्स रिटर्न कर दिया मैंने, सेम टाइप का रिटर्न हो गया यहाँ पर, भाई है ही नहीं मेरे पास नहीं है। अगर उसको मिल जाता है, मतलब अगर उसके पास में रूट नोड है, तो क्या होगा, मैंने उस रूट नोड को करंट नोड बना दिया, भाई मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जब तक करंट नोड एग्जिस्ट करता है तब तक लूप चलता रहे। ठीक है, तो करंट नोड कैसे एग्जिस्ट करवाना, अगर वैल्यू मेरे पास में कम वाली चेक कर ली तो मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, मैंने बड़ी वाली चेक कर ली तो मैं राइट में जा रहा हूँ, और इक्वालिटी चेक कर ली तो मुझे मेरा डाटा मिल गया, है ना। अगर इस ये सारे केस के अंदर इक्वालिटी मिलती तो मैं रिटर्न कर दूंगा, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, सिंपल सी बात है। तो ये चीज समझ में आ गई है, लुकअप हमारा क्लियर हो गया है। चलो लुकअप के अंदर अब ढूंढ भी लेते हैं लुकअप, अगर हमें हो गया है तो लुकअप कंसोल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लुकअप करते हैं, 7 को लुकअप कर लेते हैं। ठीक है, मिलता है नहीं मिलता, भाई सब डेटा है हमारे पास में, इसलिए हमारे पास में नोड आ गई है। इसको कमेंट कर लेते हैं यार, ये तो हमें पता डेटा क्या है, दोबारा कर लेते हैं प्रिंट। लुकअप किया है, 7 नोड हमारे पास में एग्जिस्ट करती है, इसलिए मेरे पास में आ गया है। लेट्स से 70 अगर ढूंढते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, फॉल्स इसने रिटर्न कर दिया, इसका मतलब कि हमारे पास में ये नोड एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लुकअप मेथड भी मेरा क्लियर हो गया है, ये बात आपको समझ में आ गई है। तो भाई साहब दो बड़े प्यारे प्यारे मेथड हमने इंप्लीमेंट कर लिए हैं, हमने लुकअप भी इंप्लीमेंट कर लिया है, हमने इंसर्ट भी इंप्लीमेंट कर लिया है। इनको एक काम करते हैं, थोड़े मिनिमाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो बेहतरीन मेथड है वो है रिमूव मेथड। आप एक बार खुद करके देखो जरा, कितना मजा आएगा। रिमूव बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है यार, इसको बेसिकली समझने के लिए हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को पढ़ा था, ठीक है ना। देखो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें क्या बताता है, वो हमें एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है आउटपुट देता है। मान लीजिए जो भी हमारे पास में ट्री होगा, जब उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें डेटा प्रोवाइड करेगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर में हमें डेटा मिल गया तो यानी कि जिस एलिमेंट को हमें डिलीट करना है, हम उससे प्रीवियस एलिमेंट को अगर हम पिक करके उस जगह पर रख देंगे तो हमारा ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अगर हमारा ऑर्डर चेंज नहीं हुआ तो उससे हमारे को क्या फायदा हो जाएगा कि हमें उसके जो रिप्लेसमेंट है, जो डिलीशन करना है, जो रिमूवल करना है हमें एलिमेंट को, वो करना आसान हो जाएगा। हमें एक्चुअली में वो नोड मिल गई जो मुझे उसकी जगह पर रिप्लेस करके रखनी है, इसलिए हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल किया था। ऑलमोस्ट सेम काइंड का ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रिमूव के अंदर भी। हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद ये देखेंगे कि उसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कौन है, और जैसे ही वो मुझे इन ऑर्डर प्रीडिसेसर मिलेगा मैं उसको उठाकर उससे रिप्लेस कर दूंगा। ये लॉजिक इसके अंदर बेसिकली लगेगा। हम इसको नॉर्मल एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हैं, हम इसके अंदर रिकर्सिव फंक्शंस नहीं बना रहे हैं, नॉर्मल के साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। रिकर्सिव के साथ आप बनाना, क्योंकि रिकर्सिव के साथ हम ऑलरेडी एक बार इंप्लीमेंट कर चुके हैं अपने ट्रेवर्सल्स को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रिमूव फंक्शन को भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हम यही चेक करेंगे कि भाई मेरे पास में रूट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो मैं उसको यहाँ से उठा लेता हूँ और सबसे पहला हम यही चेकिंग कर लेते हैं कि भाई रूट एग्जिस्ट करती है नहीं करती, ठीक है। अगर नहीं करती है, क्योंकि मैंने नॉट लगाया है यहाँ पर, अगर नहीं करती है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, अदरवाइज हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अब हमारे पास में रूट एग्जिस्ट करती है, मतलब ट्री के अंदर कुछ है,
रादर इस एल्स को हटा देते हैं, नॉर्मली कर लेते हैं भाई, वो इफ कंडीशन से बाहर निकल जाएगा, ये कर लेते हैं तो थोड़ा और क्लीन कोड हो जाएगा मेरे पास में। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, मैं बेसिकली देखो मुझे कुछ रिमूव करना है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, इसके अंदर दो चीज की जरूरत पड़ेगी कि मेरी करंट नोड क्या है, ठीक है, और इसकी पेरेंट नोड क्या थी, जिससे कि मैं इन दोनों को आपस में भाई हटाऊंगा किसी को तो किसी के साथ जोड़ूंगा भी तो सही ना। तो मुझे इन दोनों की इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करके रखनी पड़ेगी, मुझे अपनी करंट नोड और अपनी पेरेंट नोड को लेके चलना पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो चलो वो इंप्लीमेंट करते हैं। एज यूजुअल हमारी जो करंट नोड होगी वो हमारी रूट नोड होगी, कि हम अपना जो ट्री के अंदर एंटर करते हैं वो यहीं से करते हैं, ठीक है ना। और इसकी पेरेंट क्या होगी, अगर भाई रूट नोड है, रूट नोड का पेरेंट कौन होता, कुछ भी नहीं होता, रूट का पेरेंट नहीं होता। आप इसको पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर, अगर आपने नहीं देखी है तो हमारी बाइनरी ट्रीज की जो ट्रीज की बेसिक फाउंडेशन वीडियो उसको जरूर देखें। इसको मैं पिन कमेंट कर रहा हूं और इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल रहा हूं। फिर भी नहीं मिल रहा है तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखें, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि रूट का जो पेरेंट होता है कुछ भी नहीं होता है, तो यानी कि रूट मेरा नल हो जाएगा, रूट का पेरेंट मेरा नल हो जाएगा। तो मैंने पेरेंट जो है उसको पेरेंट नोड को नल कर दिया, ठीक है। अब चलाते हैं अपने लूप को। लूप कब तक चलेगा भाई, पहले मेरे को ढूंढना पड़ेगा। लुकअप वाला मेथड लगा देते हैं इसके अंदर, सेम काम लुकअप वाला कर लेते हैं। तो मैं लुकअप से कोड उठा लेता हूं अपना। लुकअप के अंदर कोड क्या लिखा था मैंने, वाइल ये कंडीशन रही तो क्या होगा, ठीक है ना। मैंने उठा लिया पूरा वाइल लूप अपना उठा लिया लुकअप का, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। मैंने पूरा का पूरा लुकअप कर लिया है। लुकअप करने का मतलब क्या करा है मैंने, करंट जो नोड है मेरे पास में उसकी वैल्यू को मैं देख रहा हूं कि अगर करंट वैल्यू जो है मेरे पास छोटी है, मेरी वैल्यू से छोटी है, तो मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा। अगर ये बड़ी है तो मैं राइट साइड में जाऊंगा। अब इसके अंदर बस मॉडिफिकेशन मुझे क्या करना है। और तीसरा केस क्या था, इक्वल है तो यहाँ पर ही तो मुझे डिलीट करना है काम, ठीक है ना। ये सारी चीज अपडेट करनी है। तो पहले क्या करना है, जब मैं लेफ्ट में जा रहा हूं तो इसका पेरेंट कौन होगा, तो पेरेंट बना लेते हैं। क्योंकि इसकी लेफ्ट के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो मैं एक काम करता हूं, पेरेंट नोड को बना देता हूं जो मेरी करंट नोड है, इसके बराबर ही बना देता हूं। तो मैंने इसको अपनी करंट नोड को पेरेंट बना दिया, क्योंकि अब यही पेरेंट बनेगी, ठीक है। और जो मेरी करंट नोड की जो लेफ्ट है वो मेरे पास में करंट नोड बन जाएगा उसका, उसके नीचे चले जाएंगे। सेम केस मैं कर लेता हूँ राइट साइड के अंदर भी। राइट साइड के अंदर क्या करना है, ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से उठाते हैं, पेरेंट नोड को कॉपी किया यहाँ से और इधर डाल दिया। पेरेंट नोड मैंने दोनों जगह पर डिक्लेयर कर दिया। पेरेंट नोड क्या होगी, जो मेरी करंट नोड थी, ठीक है। और करंट नोड जब छोटे के केस में लेफ्ट के साथ रिप्लेस हो जाएगी और बड़े के केस के अंदर हमारे पास में राइट के साथ रिप्लेस हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है मेन केस कि भाई हमारे पास में जो वैल्यू है वो तो मिल गई, यही तो एलिमेंट है जो मुझे रिमूव करना है, डिलीट करना है, ठीक है ना। अब असली खेल स्टार्ट होगा यहाँ पर। तो ये जो अमेजिंग काम होने वाला है, इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार जरा व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और देख लेते हैं कि एक्चुअली में अब यहाँ पर मुझे करना क्या होगा, ठीक है ना। वहां पे एक ट्री बनाएंगे, उसमें से रिमूव करके देखेंगे मैनुअली, फिर समझेंगे कि काम कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारे पास में 3 केस होने वाले हैं। एक केस होने वाला है कि नो राइट चाइल्ड, हमारे पास में राइट चाइल्ड है नहीं। तो क्या केस होने वाला है वो, कि हमारे पास एक ट्री है ए, इसके पास में एक बी नोड है, इसके पास में एक डी नोड है और इसके पास में एक सी नोड है, लेट्स से, ठीक है ना। ए बी सी इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी राइट चाइल्ड नहीं है। अगर मुझे यहाँ पर डिलीट करना है बी को, तो इस एलिमेंट का कोई राइट चाइल्ड नहीं है, सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। तो इस वाले केस को हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। ये पहला सिनेरियो है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं सीधा इस बी को यहाँ से हटा दूंगा और इसको सी को उठाकर बी की लोकेशन पर लेकर जाऊंगा। तो मेरा नया ट्री क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी सी, ठीक है। ये मेरा नया ट्री हो जाएगा। अगर इसको आप एनालाइज करो यहाँ पर, तो जो ये हमारा ट्री है ए बी डी एंड सी, ठीक है, इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर निकाल के देखते हैं हम। अगर तो इन ऑर्डर का मतलब क्या होगा, कहां पे टच करना है इन ऑर्डर में मेरे को। जिसको इन ऑर्डर प्रीडिसेसर नहीं निकालना आ रहा है, हमारी प्रीवियस वीडियो को देखें जिसके अंदर बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन करा है, सारा का सारा डिटेल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, तो उसमें जाके देखें, ठीक है। उसको नहीं देखेंगे तो जल्दी से भी समझ में नहीं आएगा, हम क्विकली इस चीज को निकालने वाले हैं अभी। तो इन ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होगा, हम बॉटम को टच करते हैं इसके अंदर, हम बॉटम को टच करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ पर जा रहे हैं, लेफ्ट जाते जा रहे हैं, जाते आ रहे हैं। बॉटम टच किया, इसका बॉटम टच किया, इसका बॉटम टच किया एंड इसका बॉटम किया। ऑर्डर क्या बना मेरे पास में, ए सी बी एंड डी, ठीक है। हमें रिमूव यहाँ पर क्या करना है, रिमूव करना है हमें बी अपना। अगर हमने इसको रिमूव करना है तो हम इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर पहले देख रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं
बी को जो रिमूव कर रहा हूं तो बी की जगह जो कौन लेगा वो मेरा ये सी लेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा इन ऑर्डर प्रीडिसेसर काम आएगा, इसलिए हमारे पास में सी जो है इधर आ गया है। ये चीज क्लियर समझ में आ गई है, ठीक है। तो पहला केस समझ में आ गया, जब केस में हमारे पास नो राइट चाइल्ड, हमारे पास कोई राइट चाइल्ड नहीं है। चलो क्लीन करते हैं बोर्ड को। तो सेकंड केस हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में राइट चाइल्ड है बट उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्या केस है हमारा। तो सेकंड केस हमारा ये कहता है कि जो हमारे पास में रोड हमें रिमूव करनी है उसके राइट चाइल्ड तो है बट लेफ्ट चाइल्ड उसका यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पर। अब ये चीज क्लियर हो गई तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जब ये बापू मर जाएगा इसका यहाँ पर से, तो इसमें से जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसके जिम्मेदारी निकालने का तरीका क्या होता है, हम इन ऑर्डर प्रीडिसेसर निकालते हैं। तो क्विकली इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर निकाल लेते हैं। तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर के अंदर हम क्या करेंगे, क्विकली जाएंगे और जो है बॉटम को टच करते हुए चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बॉटम टच हुआ बी, आगे बढ़ते हैं फटाफट क्विकली के, उसके बाद में सी, उसके बाद में ई, उसके बाद में डी, उसके बाद में एफ, उसके बाद में डी हो चुका, सी हो चुका, बी हो चुका, ए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा रिमूव होना है जो नोड वो है बी, इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर तो कोई है ही नहीं, यानी कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका सक्सेसर लेगा, यानी कि जो भी सक्सेसर होगा वो उसकी जिम्मेदारी लेगा। तो इसमें इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास में ये नोड तो डिलीट हो जाएगी, है ना, और इसकी जगह पर ये वाली जो नोड है ये मूव होके यहाँ पर आ जाएगी और के यहाँ पर आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो हमारा नया ट्री किस तरह का बन जाएगा, वो बन जाएगा कुछ तरह का ए, ठीक है। एफ इस तरह से हमारा नया ट्री बन जाएगा, के हमारा यहाँ पर पहुंच गया इसके अंदर। तो ये चीज़ समझ में आ गई है, केस समझ में आ गया कि हमारे पास में नोड थी, उसका राइट साइड तो था बट लेफ्ट नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस देख लेते हैं। अब नेक्स्ट केस हमारे पास में ये आता है कि जो इसका राइट साइड का चाइल्ड है उसका लेफ्ट चाइल्ड भी है, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर क्या होगा, चलो उसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर जो हमारा ये केस है इसके अंदर हमें बी को डिलीट करना है। बी का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है और लेफ्ट चाइल्ड भी एग्जिस्ट करता है, दोनों के दोनों करते हैं। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई, अब इनका बापू मर जाता है, ये बी जो है खत्म हो जाता है, इसको रिमूव करते हैं तो इनका पापा गया। तो कौन सा बच्चा जिम्मेदारी लेगा, सी जिम्मेदारी लेगा कि डी जिम्मेदारी लेगा, कौन लेगा, इसको भी डिटरमाइन करने के लिए किसको डिपेंड होते हैं हम, इसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम इन ऑर्डर प्रीडिसेसर पे डिपेंड होते हैं। तो चलो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर निकाल लेते हैं इसका फटाक से। इन ऑर्डर के लिए बॉटम टच करते चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सी सबसे पहले आ गया, उसके बाद हमारे पास में बी आएगा, बॉटम टच हुआ, उसके बाद ई का बॉटम टच हुआ। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, हमारी प्रीवियस वीडियो देखो जिसके अंदर हमने बाइनरी ट्री के अंदर पूरा ट्रावर्सल अच्छी तरह समझाया, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। तो वहां पर जाके इसको देखो, हमारी आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी चेक कर सकते हो और इस पिन कमेंट के अंदर भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसको जरूर देखो तभी आपको समझ में आएगा। अभी मैं इसको क्योंकि इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टच होगा डी, उसके बाद होगा एफ, उसके बाद डी हो चुका, बी हो चुका, ए, ठीक है। ये हो गया, ये मेरे पास में इसका नया सीक्वेंस बना है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर का। तो अब देखते हैं जो एलिमेंट डिलीट होना है बी, तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर सी है तो जिम्मेदारी कौन लेगा, सी लेगा मेरे भाई, ये बड़ा बेटा है ये जिम्मेदारी लेगा। कैसे लेगा, तो ट्री हमारा कुछ इस तरह से बनेगा एफ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा ट्री बन जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। तीनों केस हम इसके अंदर कवर हो चुके हैं, हमारे जितने भी केस पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे के सारे हमने इसके अंदर कवर कर लिए। इनको स्टेप बाय स्टेप हम इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे जिसके अंदर उसका कोई भी राइट चाइल्ड नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे जिसके अंदर उसका राइट चाइल्ड है बट उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। और थर्ड केस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे कि जिसका राइट चाइल्ड है और उसका लेफ्ट चाइल्ड भी है। तो सारे केसेस में कवर हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना नो राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये एंड ये केस है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ और वहां पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हम ये देखेंगे क्या हमारे पास में जो नोड जो हमें डिलीट करनी है उसको डिलीट करने के लिए पहले मुझे इसको ट्री को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास में जो हमारा ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर रूट नोड ही नहीं है तो मैं क्या डिलीट करूंगा, कुछ नहीं, तो मैं वहीं से फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। यानी कि पहली कंडीशन तो मैं ये लगा लेता हूँ, ऊपर का चेक जो हमने यहाँ लुकअप में भी लगाया था। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करा और इसको मैंने रिमूव के अंदर लगा दिया। दूसरी चीज उसके बाद क्या होगी, उसके बाद जैसे ही मेरे पास में रिमूव करना है उसके अंदर मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट मुझे रिमूव करना है। तो जो एलिमेंट मुझे रिमूव करना है उसका पेरेंट भी मुझे पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं दो चीज तो लेकर चलूंगा कि मेरा जो करंट एलिमेंट क्या है और जो मेरा पेरेंट क्या है। तो इसको लेकर चलने के लिए क्या करूंगा, करंट एलिमेंट तो मेरा रूट होगा और रूट का पेरेंट तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए वो वहां पर क्या होगा, वो वहां पर नल होगा। तो इनिशियली तो मैं इनको इस तरह से स्टार्ट कर दूंगा और एक लूप चलाऊंगा। लूप के थ्रू जो है मैं अपने करंट नोड को मूव करता जाऊंगा और पेरेंट को
करंट नोड से असाइन करता चला जाऊंगा। इस तरह से मेरा लूप चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने लुकअप से उठा लेते हैं हम करंट नोड मैंने यहाँ पर उठा लिया, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। एक दूसरा मैं इसका पेरेंट नोड भी डिक्लेयर कर देता हूँ। पेरेंट नोड मेरा नल रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, एक वाइल लूप चलाते हैं। वाइल लूप में यहाँ से उठा लेता हूँ अपना जो हमने लुकअप के अंदर किया था, ये लुकअप मेथड के अंदर हमने इंप्लीमेंट किया था अपना वाइल लूप, वो मैंने यहाँ पर उठाया। वाइल लूप क्या कहता है, जब तक मेरा करंट नोड है तो उसके अगर उसकी लेफ्ट की वैल्यू कम है तो मेरा जो करंट नोड है वो करंट नोड का लेफ्ट हो जाए। तो मेरा पेरेंट क्या हो जाना चाहिए, मेरा पेरेंट नोड जो है करंट नोड हो जाना चाहिए, ठीक है ना। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। तो मेरा पेरेंट जो है वो क्या होना चाहिए, करंट नोड हो जाना चाहिए। समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? देखो भाई साहब क्या हुआ, देखो यहां पर मैंने क्या किया है, हमारे पास में अगर हमारे पास में लेफ्ट साइड के अंदर कुछ मिल गया, कोई नोड मिल गया है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस नोड पे जाऊंगा तो मेरा करंट नोड वहां से शिफ्ट हो जाएगा इस पर। मान लो ये मेरा करंट नोड था, ये मेरा लेफ्ट नोड था, तो करंट नोड जो था मेरे पास में ये मेरा शिफ्ट हो गया कहां पर, लेफ्ट नोड पर। तो अब पेरेंट कौन रह जाएगा, इस नए वाले का पेरेंट तो करंट नोड ही रह जाएगा ना। तो मैंने वही काम यहां पर करा है, करंट नोड पेरेंट को जो है करंट नोड से असाइन कर दिया और जो मेरा करंट नोड है वो आगे चला गया, अपने करंट नोड के लेफ्ट में चला गया, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। सेम काम मैं राइट में करूंगा। अगर मुझे राइट में जाना होगा, बाई चांस जो मेरी वैल्यू जो है करंट नोड से बड़ी है इस केस के अंदर, तो इस केस के अंदर भी मैं जो है अपने पेरेंट नोड को शिफ्ट कर दूंगा करंट नोड से और करंट नोड जो आगे बढ़ा दूंगा उसको उसका राइट ले लूंगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तीसरा हमारे पास में जो बेहतरीन केस होता है जिसके अंदर हमारे को रिमूव करना है कि हमारे पास में मैच केस हो गया। इन दोनों केसेस के अंदर तो क्या था, बस मुझे ट्रेवर्स करते हुए जाना है, आगे बढ़ते हुए जाना है कि मेरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये वाला जो केस है इसके अंदर भाई मेरा मिल गया। अगर मिल गया तो क्या करूं मैं, अब मिल गया तो असली गेम थी यहीं पे स्टार्ट होना है। तो पहला केस ले लेते हैं। तो पहला केस क्या था हमारा, तो पहला केस था कि हमारे पास में नो राइट चाइल्ड फाउंड। तो फर्स्ट केस हमारे पास में क्या होगा कि हमारे पास राइट चाइल्ड नहीं है, तो इसकी कंडीशन लगा लेते हैं। तो कंडीशन मेरे पास ये हो गई कि अब हमारे पास में जो है करंट नोड का राइट चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वैलिडेशन हो गई। दूसरा केस मेरे पास में क्या हो सकता है, एल्स कंडीशन में लिख लेते हैं। तो दूसरा केस मेरे पास क्या है कि मेरे पास में राइट चाइल्ड मिल गया है जिसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो वो केस भी मैं यहां पर लिख लेता हूं। तो यहां पर मैंने क्या किया है कि मेरे पास में मैंने ये देख लिया है कि जो मेरा करंट नोड है उसका राइट का लेफ्ट जो है वो नल है। समझ में आ रहा है, करंट नोड मेरे पास जो भी है उसका राइट जो है, ठीक है ना, उसका लेफ्ट नल है। तो ये अगर हमारे पास में केस है तो ये मेरे पास में दूसरी वैलिडेशन हो रही है, मतलब कि जो करंट नोड मुझे डिलीट करनी है उसके राइट का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो नहीं है, ठीक है। तीसरी कंडीशन मेरे पास में क्या थी, तो तीसरी कंडीशन मेरे पास थी कि मेरे पास में राइट चाइल्ड नोड है जिसका लेफ्ट चाइल्ड नोड भी है। तो इस कंडीशन को भी लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये तीसरी कंडीशन हो गई है। तो मेरे पास में तीनों केस कवर हो गए। फर्स्ट केस ये हो गया, सेकंड केस ये हो गया एंड थर्ड केस ये हो गया। तो वन बाई वन सबको इंप्लीमेंट करते हुए चलते हैं। तो पहला केस हमारे पास में ये हो गया, हमारे पास में वैलिडेशन नंबर 1 जो होगी मेरे पास नो चाइल्ड नोड फाउंड। इस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले ये चेक करूंगा कि जो मेरा पेरेंट नोड है क्या वो नल है। अगर पेरेंट नोड मेरा नल है इसका मतलब हमारे रूट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैं जो मेरा रूट है उसको हटा दूंगा और उसके बाद में जो उसका नीचे इन ऑर्डर प्रीडिसेसर है उसको वहां पे मूव कर दूंगा रूट की जगह पर। सिंपल सा काम करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मेरी पेरेंट नोड जो है नल है तो इस केस के अंदर जो मेरी करंट नोड का लेफ्ट है वो मेरा नया रूट बन जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, मेरी करंट नोड की जो वैल्यू है, तो अगर मेरी करंट नोड की वैल्यू अगर बड़ी है पेरेंट नोड से, ठीक है ना, अगर मेरी करंट नोड की वैल्यू पेरेंट नोड से बड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी करंट नोड यहां पर है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू बड़ी है पेरेंट से, तो मतलब ये इसके राइट साइड में होगा, इसका राइट चाइल्ड होगा। ये बात क्लियर हो गई है। यानी कि करंट वैल्यू इज ग्रेटर देन पेरेंट नोड, तो ये जो करंट नोड होगी ये पेरेंट नोड के राइट में होगी। ये चीज समझ में आ रही है। चलो अब आगे देखते हैं। तो अगर कुछ चीज पेरेंट के अगर राइट में है तो उसके राइट में होने की वजह से हम क्या करेंगे, अब उसके राइट को, पेरेंट का राइट उठा लेंगे। अभी तक पेरेंट के लेफ्ट के साथ काम कर रहे थे, यहाँ पेरेंट के राइट के साथ काम करेंगे, क्योंकि जो करंट वैल्यू है बड़ी है पेरेंट से, तो उसके राइट में करंट वैल्यू का लेफ्ट रख देंगे। ये चीज क्लियर हो गई। देखो भाई, जब इसके अंदर ये छोटी थी वैल्यू तो हमने लेफ्ट रखा था, मतलब उसके लेफ्ट के अंदर रख दिया था करंट वैल्यू का लेफ्ट, और जब ये वैल्यू बड़ी हो गई तो पेरेंट के राइट के अंदर हम उसकी लेफ्ट वैल्यू रख देंगे। ये चीज क्लियर हो गई है, कोई डाउट इसके अंदर। तो इसके साथ में मेरा ये फर्स्ट केस कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया ना मेरे पास में, ये वाला जिसके अंदर मेरे पास में भाई नो राइट चाइल्ड फाउंड, राइट चाइल्ड है ही नहीं,
उस केस के अंदर हम ये कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और सेकंड केस देखते हैं। ये बात समझ में आ रही है? देखो सिंपल सा मैंने क्या करा यहाँ पर, कैसे मेरा काम हुआ है, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसके अंदर मैंने क्या करा, पहले ये चेक करके देखा क्या मेरी राइट नोड नल है। हाँ भाई बिल्कुल सही है, मेरी कंडीशन लग गई, मैंने राइट नोड चेक कर लिया, राइट नोड वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है। पेरेंट भी मैंने चेक करके देख लिया, अगर भाई मेरा पेरेंट नल है तो यानी कि जो डिलीट कर रहा हूं मैं इस टाइम पर वो रूट नोड है, ठीक है ना। रूट नोड है तो यानी कि जो मेरा नया जो करंट का लेफ्ट था, जो भी मेरी करंट का लेफ्ट था, उसको मैं रूट नोड बना दूंगा। अदरवाइज मैं क्या कर रहा हूं, अगर मेरे पास में करंट की वैल्यू छोटी है तो यानी कि वो लेफ्ट में होगा, पेरेंट के लेफ्ट में होगा, तो मैं पेरेंट के लेफ्ट के अंदर करंट नोड का लेफ्ट जोड़ दूंगा। अगर वो वैल्यू करंट नोड की वैल्यू से बड़ी है तो मैं पेरेंट के राइट के अंदर जोड़ दूंगा उसको। ये चीज क्लियर समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला केस कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, फाउंड अ राइट चाइल्ड विच डजंट हैव लेफ्ट चाइल्ड। एक राइट चाइल्ड है जिसके अंदर कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सेकंड केस आपको समझ में आ रहा है ना। मेरा देखो करंट जो भी नोड थी उसके राइट में जाऊंगा और उसका लेफ्ट चाइल्ड देखूंगा, ठीक है ना। मैंने क्या करा, ये मेरी करंट नोड थी, करंट के मैं राइट में गया और उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है मेरे पास में, राइट चाइल्ड तो है, ठीक है। भले ही इसका चाइल्ड हो मेरे पास में, मतलब जो करंट है करंट का लेफ्ट चाइल्ड हो, उससे नीचे के लेफ्ट चाइल्ड हो, लेकिन करंट के राइट का लेफ्ट चाइल्ड मेरे पास में नहीं है। ये केस अगर हो रहा है तो मेरे पास में क्या होगा, तो या तो अगर इसका लेफ्ट होगा मेरे पास में, करंट का लेफ्ट होगा तो वो इसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज समझेंगे। या फिर क्योंकि इन ऑर्डर प्रीडिसेसर के अंदर ये पहले आ जाएगा मेरे पास में, अगर उसके बाद में अगर ये भी नहीं हुआ, नीचे अगर कोई मुझे इन ऑर्डर प्रीडिसेसर में पहले मिल गया तो वो इसकी जगह पर आ जाएगा। समझ में आ रही है? ये काम होना है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर मेरा करंट के राइट का लेफ्ट मेरा नल है तो मैं करंट के राइट के लेफ्ट को असाइन कर दूंगा करंट के लेफ्ट के साथ में। जो भी मेरा करंट है उसके लेफ्ट के अंदर चाइल्ड है उसका असाइन कर दूंगा। तो यानी कि पहला केस मैं लिखूंगा ये, तो मैंने करंट के राइट के लेफ्ट को असाइन कर दिया मेरा करंट का लेफ्ट, ठीक है। इससे क्या हो गया, मेरे पास में वो रोड हमेशा बीच में से हट गया। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल वाले वैलिडेशन चला ही देता हूं। जो हमारे पास में वैलिडेशन ये वाली थी कि अगर मेरा पेरेंट जो है नोड नल है, वो तो यहीं से ले लेता हूं, यानी कि ये वाली सारी कंडीशन मैं एक बार ले लेता हूं यहाँ से। ये सारा का सारा ही आ जाएगा, ये सारी आ गई, कॉपी कर लेते हैं। ये सारी कंडीशन तो यहाँ पर आ ही जाएंगी। तो यानी कि ये चीज क्लियर, अगर मेरी पेरेंट नोड जो है वो नल है तो ये जो रूट है, ठीक है ना, यहाँ पर जो है इसका जो करंट का जो राइट था, क्योंकि लेफ्ट तो है नहीं, लेफ्ट चाइल्ड तो है नहीं, डजंट हैव लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड, तो इसका जो राइट है उसको मैं रूट के असाइन कर दूंगा। ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है ना। राइट राइट लिखना है यहाँ पर, तो इसका करंट रोड का राइट जो है वो मैं यहाँ पर असाइन कर दूंगा रूट को। अदरवाइज क्या कंडीशन बनने वाली है वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एल्स केस क्या होगा हमारा, देखो सिंपल सी बात है, ये चीज तो क्लियर है। यहाँ पर हमारे साथ लेफ्ट तो है नहीं, अगर मेरे पास में करंट वैल्यू जो है छोटी हुई पेरेंट के नोड से, ठीक है ना, पेरेंट नोड से अगर मेरी करंट वैल्यू छोटी हुई तो जो मेरा पेरेंट के लेफ्ट के अंदर क्या हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट तो है नहीं तो राइट वैल्यू जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। सिमिलर केस के अंदर अगर करंट वैल्यू मेरे बड़ी हुई तो यानी कि पेरेंट के राइट के अंदर लेफ्ट तो है ही नहीं, क्योंकि हमने देख ही चुके हैं इस लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, तो यहाँ से क्या जाएगा, राइट जाएगा। ये चीज भी क्लियर हो गई। तो इससे हमारी ये सारी कंडीशन कंप्लीट हो गई इसके अंदर रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो सेकंड केस भी हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमारे पास में राइट चाइल्ड है बट उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। ये केस कंप्लीट हो गया। थर्ड केस हो जाता है कि भाई साहब राइट चाइल्ड भी है और उसका लेफ्ट चाइल्ड भी है। ये थोड़ा सा अलग केस हो जाता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, भाई लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड है तो यानी कि मुझे इन ऑर्डर प्रीडिसेसर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो भी सबसे पहले आएगा, मतलब कि लेफ्ट मोस्ट होगा वो सबसे पहले बाहर आ जाएगा ना हमारे पास में। तो यानी कि मैं लेफ्ट मोस्ट सबसे पहले निकालूंगा उसके अंदर। देखो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज मेरी बाइनरी ट्रीज वाली वीडियो जरूर देखें जो मैंने पिन कमेंट कर दी है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कैसे निकालते हैं। तो चलो इसके अंदर जैसे ही मुझे अब निकालना है, तो यानी कि मेरे पास में इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कैसे निकलेगा इस नोड का, जो कि इसका सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड होगा वहां से निकलेगा। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट नोड निकालूंगा। उसको निकालने का सबसे अच्छा आसान तरीका क्या मेरे पास होगा कि सबसे पहले मैं डिक्लेयर कर दूंगा करंट नोड का राइट का लेफ्ट, जो भी करंट नोड है उसके राइट का लेफ्ट जो है मेरे पास में, वो मेरे पास में लेफ्ट मोस्ट होगा इस केस के अंदर, ठीक है ना। करंट नोड का राइट का लेफ्ट, ये लेफ्ट मोस्ट होगा। अब इसी के अंदर जो इसका पेरेंट होगा, इस लेफ्ट मोस्ट का पेरेंट है वो क्या होगा, वो करंट नोड का राइट, वो उसका पेरेंट होगा, और उसका लेफ्ट ये तो चाइल्ड बन गया ना, तो ये चाइल्ड बन गया, यानी कि इसका पेरेंट क्या होगा, करंट नोड का राइट होगा। तो ये भी ले लेता हूं मैं। तो यानी कि मेरे पास में अभी अगर निकाली जाए जस्ट उस करंट नोड से अगर देखा जाए तो वहां पर मेरे पास में लेफ्ट मोस्ट नोड ये होगी
और उसका पेरेंट ये होगा। लेकिन मुझे और डिग डाउन करना पड़ेगा यार, हो सकता है इसके नीचे भी कोई लेफ्ट नोड हो, इसका भी कोई लेफ्ट नोड हो, इसका भी कोई लेफ्ट नोड हो, क्योंकि भाई ये तो ऑर्डर चलता जाता है ना, नीचे तो नीचे चलता जाता है। जब तक सबसे नीचे नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर मिलेगा नहीं। तो यानी कि मैं इसको सबसे पहले नीचे तक फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो फाइंड आउट करने के लिए लूप चलाना पड़ेगा मुझे, वाइल लेफ्ट मोस्ट जो मेरा नोड है वो नल नहीं हो जाता तब तक आप चलते रहो। और क्या करना है आपको, लेफ्ट मोस्ट जो ये मेरे पास में नोड है इसको मूव करते जाना है और उसके पेरेंट को भी इसके साथ मूव करते जाना है। तो कैसे करेंगे, तो जो लेफ्ट मोस्ट होगा जैसे ही हमें इसको लेफ्ट मिलेगा तो उसका पेरेंट क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट मोस्ट बन जाएगा। और लेफ्ट मोस्ट अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट मोस्ट खुद का लेफ्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है ना। यहां तक जाते जाते हमें क्या मिल जाएगा अल्टीमेटली जब लूप कंप्लीट होगा, कि भाई मेरे पास में जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है वो क्या है, ये कौन सा एलिमेंट है, ये वही एलिमेंट है जो हम इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से निकालते हैं। तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट मेरे पास में आ गया, अब इसको ही हमें वहां पर लगाना है, सिंपल सा काम ये करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही मैं लेफ्ट मोस्ट पर पहुंच गया, सबसे नीचे यहाँ पर पेरेंट आ गया, ये उसका लेफ्ट आ गया, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास में ये लेफ्ट मोस्ट का जो पेरेंट है, ठीक है ना, इसके लेफ्ट को मैं किससे असाइन कर दूंगा, जो मेरा लेफ्ट मोस्ट था। लेफ्ट मोस्ट कौन सा था, ये था लेफ्ट मोस्ट, नीचे वाला लेफ्ट मोस्ट हो गया, ये उसका पेरेंट हो गया। इसका जो राइट है उसको उठा के मैं लेफ्ट मोस्ट पेरेंट है उसके लेफ्ट में अटैच कर दूंगा। मतलब ये वाला जो था इसके नीचे दो होंगे, एक यहां पे होगा और एक यहां पर होगा, ये पेरेंट हो गया मेरे पास में। तो मैंने क्या करा, इसका जो मेरे पास में राइट है, मेरे पास राइट कौन सा हो गया, ये हो गया राइट इसका, इस राइट को उठा के मैं इसके लेफ्ट में जोड़ दूंगा, ठीक है ना। और जो यहां पर इसका लेफ्ट था, यही तो एलिमेंट है जो हमारे पास में उस नोड को रिमूव कर देगा, हटा देगा, कि यही वाला एलिमेंट था। तो इस एलिमेंट को उठाकर मैं ले जाऊंगा ऊपर, ठीक है, और इसको मैं जहां पर हमने डिलीट करना है उसकी जगह पर इस एलिमेंट को लगा दूंगा। ये चीज समझ में आ रही है। तो इसलिए मैं लेफ्ट मोस्ट पेरेंट के लेफ्ट के अंदर लेफ्ट मोस्ट के राइट सारे एलिमेंट लगा दूंगा। जो इसका लेफ्ट मोस्ट का जो लेफ्ट था, ठीक है ना, वो मेरा मूव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि लेफ्ट मोस्ट का जो लेफ्ट था, ठीक है, वहां पर उसको मैं क्या असाइन कर दिया, मैंने जो करंट नोड का लेफ्ट है, भाई मैंने मूव कर दिया ना इसको उठा के, वहां पर चला गया, वो पूरा पूरा ट्री उठ के, जो करंट नोड का ट्री है वहां से उठ के इसके लेफ्ट में जुड़ गया, क्योंकि अब ये पेरेंट बन गया है वहां पर रिमूव करने के बाद में। और उसके बाद ये तो लेफ्ट साइड मैंने जोड़ दिया, अब उसका राइट साइड के अंदर भाई करंट नोड का जो राइट था वो सारा उसके साथ जुड़ गया। कहने का मतलब ये है, जो मेरा ये लेफ्ट मोस्ट है ये मेरा पेरेंट बन गया है वहां पर, ये वहां से हट गया था, नीचे से हट गया, नीचे से इसका केस क्लोज हो गया, नीचे जो ट्री बचा तो बचा रह गया, वो लेफ्ट मोस्ट पेरेंट के साथ में जुड़ा रह गया। अब जो लेफ्ट मोस्ट जो है ये ऊपर चला गया है, ऊपर जाने के बाद में कहां से जुड़ गया, करंट नोड के लेफ्ट से, करंट नोड के राइट से, दोनों से जुड़ गया। ये बात क्लियर हो गई है। अब ये सारा काम तो उसने लेफ्ट मोस्ट ने यहां तक कर लिया है अपने साथ में, इसने अपने नीचे का ट्री तो सारा बना लिया है। अब ये जो हमारा पेरेंट जो हम पहले खेल रहे थे, पेरेंट नोड जो हम लेके चल रहे थे, क्योंकि उस पेरेंट के साथ रहेगा, रिमूव वाला तो काम हट गया। अब ये जो है उस पेरेंट के साथ जाके अटैच हो जाएगा, जो पूरा ट्री अब ये बना है लेफ्ट मोस्ट एंड राइट, जो लेफ्ट मोस्ट जो ट्री बनाया ना, ये पूरा लेफ्ट एंड राइट इसके अंदर दोनों साइड में आ चुका है, ये जो है ये जाके अटैच हो गया पेरेंट के साथ में। अब पेरेंट के साथ में कैसे होगा, अब पहले तो वही कंडीशन चेक करेंगे, अगर मेरा पेरेंट जो है वो जो उन्होंने डिलीट करा था वो मेरे पास में क्या रूट नोड है, अगर रूट नोड है तो जो ये लेफ्ट मोस्ट है ये रूट नोड पे जाके अटैच हो जाएगा। पहली कंडीशन लगा लेते हैं, तो कॉपी कर लेते हैं इस चीज को, ये वाली कंडीशन लग जाएगी इसके अंदर, और यहां पर लग जाएगा ये लेफ्ट मोस्ट पूरा ट्री यहां पर लग जाएगा, लेफ्ट मोस्ट यहां पर लग गया जी। समझ में आ रहा है। जो ये ट्री मेरा नीचे बना था, अगर मेरा जो पेरेंट नोड है वो नल है, मतलब कि वो रूट नोड है, तो रूट नोड अब मेरी नई क्या बन जाएगी, वो लेफ्ट मोस्ट बन जाएगी। ये चीज क्लियर होगी। अदरवाइज क्या होगा, जो हम यहाँ पर सेम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एल्स कंडीशन बनाई है मैंने ये वाली, तो अगर मेरी करंट नोड की वैल्यू जो थी वो छोटी थी पेरेंट नोड से, तो लेफ्ट में जुड़ेगा, उसके लेफ्ट में क्या जुड़ेगा, मेरा ये लेफ्ट मोस्ट वाला जो ट्री है ये पूरा का पूरा यहाँ पर आके इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। और अगर मेरी करंट नोड की वैल्यू ग्रेटर देन नोड है, तो जो मेरा ये करंट नोड जो लेफ्ट मोस्ट वाला जो ट्री है ये आके इसके राइट में जाके जुड़ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। देखो सिंपल सा काम किया है, सारा काम हो गया इसके अंदर। ये लेफ्ट मोस्ट क्या लेकर आए हम, ये इन ऑर्डर प्रीडिसेसर लेकर आए हम। इस इन ऑर्डर प्रीडिसेसर को जैसे ही हम यहां से लेकर आए, इसका पेरेंट भी हम साथ में लेकर चले हैं, जिससे कि यार हम जब इसको हटाएंगे तो इसके पेरेंट जो इसके नीचे
जो इसके बाद साथ का जो ट्री होगा, सब ट्रीज होंगे, उसको होल्ड कर सके हम। तो इससे मेरे पास में लेफ्ट मोस्ट ट्री आ गया और ये मेरे पास में उसका पेरेंट आ गया। अब मैंने उसके बाद यहाँ पर क्या किया, उसका जो पेरेंट था उसके लेफ्ट के अंदर मैंने लेफ्ट मोस्ट का राइट वाला सारा डाल दिया। मेरा जो एक ऑब्लिगेशन थी खत्म हो गई लेफ्ट मोस्ट के राइट की सारी। अब बची क्या, सिर्फ लेफ्ट मोस्ट का लेफ्ट बचा, जो कि एक्चुअली में लेफ्ट मोस्ट का जो लेफ्ट है उसके अंदर हमारे पास में हमने क्या करा, करंट नोड जो थी वो सारी की सारी डाल दी और उसका करंट नोड का लेफ्ट डाल दिया और लेफ्ट मोस्ट के राइट में मैंने जो करंट नोड का राइट डाल दिया। ये बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, इस टाइम पर डिसजॉइंट है, ठीक है ना, डिसजॉइंट ट्री बन चुका है यहाँ तक अभी तक। उसके बाद मैंने क्या करा कि ये देखा कि क्या मेरा पेरेंट नोड अभी नल है। अगर नल है तो मैं क्या करूंगा, रूट नोड को ही लेफ्ट मोस्ट बना दूंगा, क्योंकि भाई यही होगा सबसे ऊपर। अदरवाइज क्या होगा, अगर मेरा करंट नोड छोटा था पेरेंट नोड से, तो मैंने क्या करा, जो मेरा पेरेंट का जो लेफ्ट है उसके अंदर ये लेफ्ट मोस्ट वाला ट्री जो मैंने बनाया था, डिसजॉइंट ट्री बन गया था ना भाई। ये जो डिसजॉइंट ट्री बना था इसको जॉइंट कर दिया पेरेंट नोड के साथ में। अब ये कंप्लीट ट्री बन गया, मेरा ट्री बन गया। यहाँ पर सेम केस यहाँ पर है, अगर वो वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर ये डिसजॉइंट हो गया था ना, इस डिसजॉइंट को मैंने यहाँ पर आके जोड़ दिया, ठीक है ना, इसके राइट में जुड़ गया। तो सिंपल ये काम हो गया, दोनों ट्री इसके अंदर एग्जिस्टेंस में आ गए। तो इस तरीके से मेरे पास में थर्ड कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो इस वीडियो को जरा 2-3 बार रिपीट करके देखना, खुद एक बार रन करके देखना, जो मैंने एग्जांपल्स लिए थे उनको खुद एक बार रन करके देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली काम क्या हो रहा है और हम कैसे यहाँ पर ये ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, कुछ यहाँ से रिमूव भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्या हटाऊं भाई, इसके अंदर से मैं 3 हटा के देख लेता हूँ, ठीक है ना, 3 हटा देते हैं। यहाँ पर रिमूव, यहाँ पर करते हैं रिमूव और यहाँ पर अपना BST कंसोल कर लेते हैं। तो चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास में रिमूव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसके अंदर मैंने क्या करा है, ये कंसोल कर लिया है। यहाँ पर जो हमारे पास में जो हमारा ट्री था, ये BST था, ये बना था। फिर उसके बाद मैंने इसके रूट नोड को रिमूव करा है और दोबारा इसको प्रिंट करा है। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास में आउटपुट। तो ये हमारे पास में आउटपुट आ गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या आउटपुट आया है, देखो यहाँ पर देख सकते हो, जो हमारा प्रीवियस ट्री था ये मेरा प्रीवियस ट्री है, ठीक है ना, ये मेरा रिमूव करने के बाद बना है। प्रीवियस के अंदर जो मेरे पास था रूट नोड था 4, अब मेरे पास में रूट नोड है 5, ठीक है। एक तो चीज ये क्लियर तो मैं देखी गई है कि यहाँ से हट ही गया है और यहाँ पर जो है सिर्फ एक चाइल्ड रह गया 7, अदरवाइज यहाँ पर क्या थे 5 और 8। तो यानी कि जो 5 है ये प्रमोट हो गया ऊपर और ये नया रूट बन गया। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो इस तरीके से हम ये सारा का सारा काम करते हैं। यहाँ पर ये सब चीजें जो कोड होती है हमारी इस तरह से होती है। ऑल्दो आपको जो ये BST है इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए नहीं बोला जाएगा, इसके अंदर आपको लॉजिकली समझाना पड़ेगा कैसे ट्रेवर्सल्स होता है, कैसे हम उसका जो है ऑर्डर चेक करेंगे, को इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके फिर उसके अंदर आइडेंटिफाई कर लेंगे। इस नोड को हम जो है मूव करेंगे, जैसे ही वो नोड हमने आइडेंटिफाई करी हम उसको डिलीट कर देंगे और उस रूट को प्रमोट कर देंगे जहां पर वो डिलीट हो रही है वहां पर, और सारा का सारा ट्री हमारे हिसाब से बैलेंस हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमें समझाना होता है, कोड करके नहीं दिखाना होता, अदरवाइज यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है लोगों को इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कोडिंग वाइज, बट ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में मिलकर आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देख लिया, इसमें हमने BST देखा, BST क्या होता है, BST कैसे बनाते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या रूल्स हैं, कैसे वो हैश टेबल से बेटर है, कहां पर वो बेटर है, कहां पर वो बेकार है, कैसे हम उसको इंप्लीमेंट करें, कैसे वो एरेज के फॉर्मेट में उसको रख सकते हैं, कैसे उसको नोड्स की फॉर्मेट में रख सकते हैं। ये सब चीजें हमने देखी हैं और स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने उसको सारे मेथड्स इंप्लीमेंट करके देखे हैं, जिसके अंदर इंसर्ट हो गया है, लुकअप हो गया एंड रिमूव हो गया, ये भी हमने इंप्लीमेंट करके देखा है। तो कंप्लीट फाउंडेशन जो हो गई है हमारे पास में बाइनरी सर्च ट्री की, वो यहाँ पर रेडी हो गई है। आपके पास में सारे के सारे जो भी इसके अंदर डाउट हो सकते हैं वो इसमें क्लियर कर दिए गए हैं। अगर इसके बाद भी आपको कुछ पूछना है, अगर आपको कुछ भी जानना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, अपनी क्वेरीज हमें लिखिए, हमें बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया है, तो मैं उसके ऊपर कुछ और बेटर वे के अंदर एक्सप्लेनेशन लेकर आ जाऊंगा। तो इन द एंड यही कहना चाहूंगा कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियोस बनाने का। तो टिल देन, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूं, कीप ट्यून विद अस, कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे विद योर फैमिली एंड पेरेंट्स, स्पेंड अ लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वंस, टेक केयर, बाय बाय।